आसिफ जरदारी मिस्टर 10%, वो क्या वाकया है? ये सवाल शेरी रहमान से पूछिएगा। हेल मैगजीन होता था एक, शेरी रहमान होती थी उसकी एडिटर, पहली दफा वहीं से सुना। मीर मुर्तजा भुट्टो ने आसिफ जरदारी की मूछें काट। यार मुझे बड़ा अफसोस होता है, बोर्ड से आसिफ को उठा के घर ले गया, उसकी मूछें काट। अच्छा, हाकम अली मरहूम का जो सिनेमा था उसकी इनॉग्रेशन भुट्टो साहब ने की थी। खान वहाँ मूवीज देखने जाता, आंटी बिल्किस की गोद में था आसिफ, वो मेरी वालदा दुल्हन बनी बैठी थी तो उस गोद में रखा कि आसिफ थोड़ा बल्कि था, ये धक्का मार के गिरा देता था, पुश कर देता था, रेस में ये निकल जाता था। आसिफ जरदारी ने साल में या 4 महीने में कैडेट कॉलेज में हड़ताल करवा दी, फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री। इज वेरी सिक्योरिटी कॉन्शियस, तो ये अपना वेपन अपने साथ खुद रखता था। 2 शुगर मिले, जियालक ने अच्छा हाकम अली को और आसिफ को डायरेक्ट कि मंगनी तोड़ दो। तो जो जियाले थे उन्होंने इस शादी को कबूल किया या नहीं? रिएक्शन था, मैं जरदारी हाउस पे अलम लगाऊंगा, ये भी एक अलग सरप्राइज है। अलम की बेहुरमती पे जरदारियों ने 7 आदमी मार दिए थे। इज लार्ज हार्टेड, सुपर इंटेलिजेंट, हाइपर एक्टिव। आसिफ जरदारी की सबसे बड़ी खामी क्या है? कानों का कच्चा। मुखालफत में आपने आसिफ जरदारी को कैसा पाया? काफी बेरहम। आसिफ ने अपनी मंगनी के लिए भी दुआ कराई थी। साईं सदा के मुंह से मैंने खुद सुना, अपना हाथ दो, तो मेरा हाथ पकड़ के कोई नहीं कहता दिस टाइम व्हेन आई राइज यू विल राइज विद मी। आपकी बेसिकली जब नाराजगी शुरू हुई तो उसकी बेसिक क्या वजह थी? लोग कहते हैं मुर्तजा वजह, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का और मुर्तजा भुट्टो शहीद का कोई इशू नहीं था। मुर्तजा भुट्टो के कत्ल का इल्जाम आसिफ जरदारी पे लगता है। अकबर बुगटी की हुकूमत दोनों ने गिरवाई। तारीख का हिस्सा है ये। जाम साहब कहते हैं तुम्हें पता है ना, मैं वाया करबला आ रहा हूँ, वहाँ से दुआ लेके आ रहा हूँ, जाओ और अपने यार को कह दो कि मैं चीफ मिनिस्टर बन रहा हूँ। मोहतरमा ने कहा कि आप जिसको मर्जी सीएम कर दें माइनस जाम सादिक। उस वक्त जाम साहब ने डोज दिया, ठीक ठाक डोज दिया, जूते उतारे अपने मोहतरमा ने। आई वाज शॉक्ड। आसिफ जरदारी ने मेरे से कोई कंडोलेंस नहीं, गिला अपने दोस्त से है, मेरे साथ बहुत ज्यादा इनके दौर में हुई। फांसी घाट में रखा गया। मैं अभी तकलीफ में से गुजरा हूँ, ये पहले गुजरा। मुझे दुख उसका था कि मेरी वाइफ की डेथ हो रही है ना। पाकिस्तान में इनकी यारी दोस्ती की मार खाने वाला आई वॉज द फर्स्ट पर्सन। कोई बात नहीं, वो तो है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे सैयद अंजम हुसैन शाह साहब, जो सिंध की अहम शख्सियत है, जिनका मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ भी जिन्होंने काम किया और जो बुनियादी तौर पे आसिफ जरदारी के दोस्त रहे हैं और बचपन से उनकी दोस्ती रही है। इकट्ठे खेले बड़े हैं, कॉलेज में उनकी बहुत सारी यादाश्तें हैं और उनसे जो तकरीबन 40 साल का उनका ओवरव्यू है जो माजी पे है, उससे जो खुफिया पहलू है, जो छुपी हुई कुछ चीज़ें हैं, जो अंदर की बातें हैं, वो हम इनसे पूछेंगे। और इनकी बड़ी मेहरबानी है कि इंटरव्यू के लिए राजी हो। अभी काफ़ी दिन इन्हें इसके लिए राजी करने पे लगे। इनका मुर्तजा भुट्टो साहब से भी काफ़ी दोस्ती रही थी और उस दोस्ती की वजह से इनकी आसिफ जरदारी और इनका जो तल्लक है वो नाराज़गी में भी बदला और उस नाराज़गी भी नाखुशगवार वो रही के भी बड़े दिलचस्प वाक़यात है। और जब ये इकट्ठे थे तो भी उसकी बड़ी कहानी है, बड़ी मशहूर थी। और नाराज़गी की जो कहानी है वो भी लोगों ने देखी है। दोस्ती से नाराज़गी की तरफ जो कहानी है वो सुनते हैं, क्योंकि ये पब्लिक हिस्ट्री है और लोगों के पास जानी चाहिए। अब वैसे भी आजकल हिस्ट्री ठीक करने के हवाले से कोशिशें हो रही है, तो इनसे भी हम हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे कि इनकी आसिफ जरदारी से दोस्ती कैसे हुई और फिर नाराज़गी कैसे हुई। तो शाह साहब, आपसे यही तवक्को है कि आप आज जो बात करेंगे सिर्फ सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। गलत बयानी करने की ना जरूरत है ना हाजत है। आपकी आसिफ जरदारी से कैसे तल्लक शुरू हुआ, क्या बुनियाद क्या है आपके तल्लक की? थैंक यू शाह साहब। ताल्लुक तो शुरू से रहा है ना, एक ही गांव के लोग, एक ही शहर के लोग हैं हम, इनके भी बाप दादे वहीं के हैं। 1 जून 1955 नवाबशाह में मेरी वालदा का निकाह था और 30 मई को शादी थी उनकी वहाँ पे, 29 मई को सॉरी। उसमें मेरी वालदा बताती है कि जब मैं वलीमा था 1 जून 1955, तो वहाँ पे फिर वो अपना चाचा हाकम अली भी शामिल थे, बारात में भी इनफैक्ट शामिल थे वो मेरे वालिद की। तो वो मेरी वालदा फिर बताने लगी मुझे कि इस तरह एक खातून आई, तो जितने लोग वो दे रहे थे ना, हम सिंधी में पुआ बोलते हैं, आप लोग सलामी बोलते हैं जी जी, तो वाहिद खातून थी पूरी गैदरिंग में कि जिन्होंने
एनवलप में लिफाफे में डाल के मेरी वालदा को सलामी दी, हर चीज़ जो भी एनवलप में डाल के दी। उस वक्त उस वक्त जब कैश वैसे देने का रवाज, जब हर कोई देर, शी वॉज द ओनली लेडी। आंटी बिल्किस नाम उनका, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। कहते उस वक्त इनकी आंटी बिल्किस की गोद में था आसिफ। तो उन्होंने वो सिंधी रवाज होता है ना, वो मेरी वालदा दुल्हन बनी बैठी थी तो उस गोद में रखा कि खुदा करे तुम्हें पहला बेटा पैदा होगा, देख लेना। और मैं फर्स्ट बॉर्न हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। मैं पैदा हूँ। इसका मतलब यह है कि आपका और आसिफ जरदारी का आपसे तलक स्टार्ट नहीं हुआ, पहले आपके वालिद से और उनके वालिद से और दादा से उस वक्त का है? जी हाँ, पीछे जाता है, पीछे जाता है, 2-3 पीढ़ी जाता है जी, बिल्कुल। तो और फिर वो और मेमोरी में जो आप कहते हैं कि मेमोरी में क्या याद है, मेमोरी में तो ये याद है कि नवाबशाह में एक जिमखाना है, नवाबशाह जिमखाना जिसको कहते हैं, तो उसके सबसे बड़े जो डोनर थे वो मेरे दादा थे। उस वक्त के डीसी ने कहा था कि हमारे पास पैसे नहीं, आप हमें बना दें। अभी भी है, तो मेरे दादा की तख्ती लगी हुई थी, तो वहाँ पे फिर एक टेनिस कोर्ट मेरे दादा ने बना के दिया था, उसका नाम था नादिर कोर्ट। मेरे दादा का नाम सैयद नादिर हुसैन शाह, वो टेनिस खेलने के शौकीन थे। वहाँ मेरे वालिद और चाचा हाकम अली मरहूम ये टेनिस खेलते थे। तो मुझे ये याद है कि हम जैसे बच्चे होते छोटे, बॉल के पीछे भागता, टेनिस बॉल के पीछे बॉल उठा के लाना और देना और ये वो। फिर इसमें एक और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि आपके वालिद और उनके वालिद खेलते थे, आप दोनों बॉल पकड़ाते थे? हाँ हाँ, वो टेनिस खेलते थे, हम बैठे होते थे और आउट ऑफ कोर्ट बॉल जाती थी तो हम रेस लगाते थे, बॉल कौन पकड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये आप कभी उनसे मुलाकात हो तो पूछ लीजिएगा। नवाबशाह हमेशा से आपको पता है ना बड़ा रनवे रहा है, ऑलवेज एन एयरपोर्ट। तो वहाँ पे एक होती थी खातून, एयरपोर्ट मैनेजर होते थे, क्रिश्चियन, बड़ी सोशल थी, उनका नाम था मिसेस डिसूजा। तो मिसेस डिसूजा के 8, 10, 12 बच्चे थे, पता नहीं कितने। तो हर महीने किसी बच्चे की बर्थडे होती थी, तो वहाँ बहुत मुलाकात होती थी उनकी बच्चों की बर्थडेज पे। तो उसकी मिसेस डिसूजा की जो बर्थडे करती थी बच्चों की, उसका एक मेन फीचर होता था, वो आखिर में बच्चों की रेस कराती थी। तो जो जीतता था रेस उसको कोई प्राइज देती थी एयरपोर्ट पे ना। तो ये मुझे इतना याद है कि आसिफ थोड़ा बल्कि था, ही वाज थोड़ा बल्कि होता था, मगर रेस ज़रूर जीतता था। हम लोग पतले पतले तेज भागते थे, ये धक्का मार के गिरा देता था, पुश कर देता था, रेस में ये निकल जाता था। और फिर एक हमारा सिनेमा होता था मेरे दादा। स्कूल भी आपका एक ही है ना जी? स्कूल भी हमारा जी, वो वहाँ पे नवाबशाह में एक ही कॉन्वेंट है, मरियम रोड पे एक, तो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्कूलिंग सबकी हुई है। वी वर ऑलरेडी सिनेमा ओनर्स प्री पार्टीशन। मेरे दादा को शौक था मूवीज़ का, माशाल्लाह ही वॉज अ मनीड मैन, पैसे वाले आदमी थे। उन्होंने सोचा मतलब इज़ टू प्राउड अ मैन कि मैं किसी और के सिनेमा में जाके फिल्म देखूं। तो 1939 में अपना ही बना लिया, मतलब ये घर है तो ये सामने उन्होंने नवाबशाह में 1939 में उन्होंने अपना ही सिनेमा बना लिया। तो वो अकेले बैठ के नौकरों के साथ, अपनी बीवियाँ, बच्चे, नौकर शौकर जो भी हुआ, रोज़ या समथिंग लाइक दैट, वो मूवीज़ जाता था उनका नौकर, हम दादा का मेरा उधर लेने मूवीज़ उस ज़माने में मिलती थी जोधपुर में या बॉम्बे में ना। अच्छा जी, तो वो वहाँ नौकर जाता था तो वो ख़रीद के लाता था, क्योंकि प्राइवेट व्यूइंग थी। तो कराची तो बाद में सेंटर बना मूवीज़ का, तो प्री पार्टीशन तो यही होता था। चंद लोग होते थे नवाबशाह में, तो इवनिंग्स तो इकट्ठी होती थी ना, हर कोई इकट्ठा हो जाता था एक जगह पर। तो हमारा जो सिनेमा था वो एक समझे सोशल पॉइंट भी होता था। चाचा हाकम अली भी काफ़ी इवनिंग्स हमारे यहाँ उनकी गुजरती थी। उनको कोई वो आइडिया आया तो वो कराची गए, उन्होंने वहाँ पे फिर बैम्बिनो सिनेमा बनाया। तो जब वो बैम्बिनो सिनेमा बन रहा था उनका, तो उन दिनों में ज़ाहिर आना जाना लगा रहता था, मुलाकात, वो नवाबशाह आते तो मिलते, हमारे वालिदैन कराची जाते थे इनके पास। तो उसकी जब मेरा ख्याल बैम्बिनो सिनेमा शायद 62 में या 61, 62 इस तरह वो मेरे ख्याल उसकी इनाग्रेशन हुई। और उस ज़माने में प्रेसिडेंट अयूब खान ने
और भुट्टो साहब ने इनॉग्रेशन की थी। अच्छा, हाँ। कराची में। कराची में चाचा हाकम अली मरहूम का जो सिनेमा था उसकी इनॉग्रेशन या भुट्टो साहब ने की थी या अयूब खान ने की थी। बहरहाल अयूब खान वहाँ मूवीज़ देखने जाता था क्योंकि इट वाज समथिंग मैग्निफिसेंट ना, 70 mm स्क्रीन और हाँ इतना बड़ा सिनेमा, मतलब इट वाज नॉट ओनली बैम्बिनो सिनेमा, साथ में उनके वो चेम्बर्स भी बने हुए थे, मतलब इट वाज 8-10 फ्लोर थे उस ज़माने में। अब और इनका रेजिडेंस भी वहीं होता था, जो जरदारी हाँ इनका रेजिडेंस भी ऊपर होता था। ठीक है। मुझे याद है वहाँ आना जाना ये वो, बड़ी इनके यहाँ अक्सर मतलब मूवी को अच्छी लगती थी। सारा एक ग्रुप होता था कराची के लोगों का जो इनके यहाँ ऑन अ संडे, स्पेशली ऑन अ सैटरडे और अ संडे जाते थे इनके यहाँ खाना, मूवी देखनी, टाइम स्पेंड करना। इसमें कराची की इलीट होती थी, सिंध की एलीट। सिंध की कम, कराची की इलीट ज़्यादा होती थी। ठीक। तो वहाँ फिर जब वो बना रहे थे अभी उनका सिनेमा या स्टार्ट हो गया तो शायद इनॉग्रेशन पर सारे गए, तो मेरे फादर को वो कहते हैं कि यार तुम लोग तो प्री पार्टीशन सिनेमा ओनर हो, तो तुम कराची में क्यों नहीं बनाते, यू नो आइडिया। हाँ, उन्होंने कहा यार मैंने बना लिया, तुम भी बनाओ ना, इधर आओ। और सिनेमा वाला वो बड़ी टॉर होती थी, बड़ा उसका हाँ बहुत ज़्यादा। तो एक्चुअली आइडिया उन्होंने मेरे वालिद को दिया कि यार बनाओ तुम। फिर हमने भी कराची में सिनेमा बनाया, शमा सिनेमा के नाम से था पहला, तो उसकी ओपनिंग हुई थी 64 में। 3-4 सिनेमे बनाए आप लोग? जी, हम लोगों ने, हमारी फैमिली। आइडिया हमें चाचा हाकिम अली ने दिया था, आप आए कराची में सिनेमा बना। आपका भुट्टो फैमिली से जो तल्लक है वो क्या आसिफ जरदारी की वजह से शुरू हुआ? मोहतरमा तक तो बात ठीक है। मोहतरमा के साथ आसिफ जरदारी से पहले 2 या 3 दफ़ा मुलाकातें थी, जो भी 70 क्लिफ्टन में होती थी और जेल से निकली थी सक्कर जेल में। तो एज अ यू नो कर्टसी हम जाते थे, क्योंकि कराची था ना जी, सोशल था, तो मुलाकातें तो रहती थी, ऐसी बात नहीं है। मगर मैं थोड़ा सा और आपको अगर पीछे ले जाऊं, 1943 में मेरे नाना सईद अल्ताफ़ हुसैन शाह, ही वॉज डिप्टी कलेक्टर लाड़काना 1943 में। उस वक्त लाड़काना जो था ना शाह साहब, वो शुरू होता था कोट मक्सी से, और कोटड़ी जो है सिंध का, यहाँ तक था लाड़काना। इतनी बड़ी जुरिस्डिक्शन थी, इट वाज द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। तो ही वाज माशाल्लाह डिप्टी कलेक्टर। बाद में जब अयूब खान आया तो उसने उनको डिप्टी कमिश्नर कर दिया। डिप्टी कलेक्टर? डिप्टी कलेक्टर थे 1943 में। तो नाना वाला मेरा ज़्यादा था, क्योंकि इसका मतलब आप ये कह सकते हैं आपके ददयाल का तल्लक जो है जरदारी फैमिली से था, क्योंकि वो वहाँ रहते थे। हाँ। और ननिहाल का ताल्लुक था भुट्टो फैमिली से। ताल्लुक था, दोस्तियाँ नहीं थी, ताल्लुक था। ठीक है। दोस्तियाँ बाद में ही, दोस्तियाँ ऑफ कोर्स मैं लंदन में पढ़ता था 75 में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर था, तो कभी कभी शाहनवाज भुट्टो फ़ोन किया करता था। उसका निकनेम जो उस वक्त दोस्त उसको कहते थे, गुगेल कहते थे, वो मोहतरमा गोगी भी कहती थी उसको। तो आसिफ से तो आप कॉलेज फेलो भी है ना? हम कॉलेज फेलोज हैं, क्लास फेलो नहीं। आसिफ ने अपना पिटारियन है बेसिकली, और आप फ्रॉम पिटारो। मैं कराची में था पहले बोर्डिंग में, फिर एक और स्कूल है हमारा स्प्रिंगफील्ड स्कूल, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। तो आसिफ ने वो पहले ग्रामर स्कूल में था। वो इसके चाचा हाकिम अली ने कहा इधर तो पढ़ता नहीं, इसको कैडेट कॉलेज पिटारो में भेज दिया। वो मिलिट्री कॉलेज है, कहा यहाँ ये ज़रा कुछ ज़रा टाइट रखेंगे इसको, ठीक रहेगा। मेरा ख्याल इसने कोई साल में या 4 महीने में कैडेट कॉलेज में हड़ताल करवा दी। किसने? आसिफ जरदारी ने। अच्छा, हाँ, हड़ताल करवा दी, फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री। मेरा नहीं ख्याल ना उससे पहले हुआ है ना उसके बाद हुआ है। तो इसे वहाँ पे स्ट्राइक डाउन करवा दी। और जीनियस वो शुरू से है। हाँ, ऑफ कोर्स, इसमें कोई डाउट नहीं। उसकी जो इंटेलिजेंस है ना, तो ही थिंक्स, एक आम आदमी सपोज आप अगर 10 पे खड़ा है ना, तो ये 50-60 पे खड़ा है। अच्छा, इवन 100 पे। ठीक है, मतलब ही थिंक्स अहेड, ही थिंक्स बहुत आगे, उससे आगे देखते हैं। हाँ, मतलब जहाँ आम आदमी देख सकता है ना, उससे बहुत आगे देखते हैं। उससे बहुत आगे नहीं, 100, अगर वो 10 है तो ये 100 है। अच्छा, हाँ, डेफिनेटली, बिल्कुल टू हिज क्रेडिट, बिल्कुल ऐसी बात है।
तो वहाँ भी इत्तेफाक है कि मेरी मरहूम वाइफ का मामू, उनका नाम इनाम हैदर, वो और ये रूममेट थे पिटारो में भी। तो मेरी मंगनी की पहली जो दावत हुई, सेकेंड या थर्ड डे ऑफ माई एंगेजमेंट, तो वो आसिफ जरदारी ने अपने जरदारी हाउस में की, बड़ी लैविश पार्टी की, बहुत लोगों को बुलाया और मेरे ऑनर में। आई एम ग्रेटफुल टू हिम। तो गपशप लगती रही। तो उस वक्त फिर इसने मुझे बोला किधर की है तूने? तो मैंने जब नाम बताया कि ये लोग, तो कहते हैं यार वो तो मेरी जस्ट लाइक माई ओन फैमिली। मैं क्या मतलब? तो मुझे कहते तू, जैसे दोस्तों में मजाक होता, कहते यार वो तो इतने शरीफ लोग हैं, तो तुझे कैसे उन्होंने रिश्ता दे दिया? मैंने कहा तू कहाँ से जानता है? कहते इज माई रूममेट इन पिटारो यार, इनाम हैदर, फिर एक और थे उनके बड़े भाई, वो भी वहाँ पे टीचर थे, टीच करते थे। तो मुझे कहते हैं यार वेरी फाइन, बहुत शरीफ लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, तो तुझे कैसे उन्होंने दे दी? मैंने कहा यार क्या मेरे में क्या कमी है, खुदा का शुक्र। आसिफ जरदारी की मंगनी कैसे हुई? 87 की बात। तो आसिफ जरदारी पोलो प्लेयर रहा है अपने ज़माने में ना, तो गिरा था, उसको चोट लगी थी टांग में, प्रॉब्ली द राइट लेग और द लेफ्ट लेग, आई डोंट रिमेंबर दैट। तो कुछ बेड रिडन था, तो फिर उसको जाके घर पे मिलते थे, मजाक भी करते थे और खाना वाना भी खाते थे और गपशप भी लगती थी। फिर थोड़ी थोड़ी हवा तो थी, थोड़ी बहुत, जिसको कहते हैं ना कि 1% इन द एयर, मे भी ऐसे हो सकता है, मगर ना वो शेयर करता था ना हम जिक्र करते थे कि मोहतरमा से मंगनी की बातें चल रही हैं। फिर ये हुआ ऐसे कि इसका प्रोग्राम बना लंदन जाने का। मैं लंदन जा रहा हूँ, अपना चेकअप भी कराऊंगा और ज़रा कुछ और भी। तो मैंने कहा कि मेरी तरफ खाना खा लो। तो उसमें कुछ दोस्त थे मेरे घर पे, पीर साहब पगारो थे, इनके भाई था अली गौर शाह, अपना नबील था, नबील गबोल, और मक्सी, आमिर मक्सी थे, ये अपना इसरार जमाली, रफुल्ला जमाली एक्सप्रेस, उनका कज़न। तो हम और भी कोई 2-4 लोग हम आपस में बैठे गपशप कर रहे थे। मुझे कहने लगा कि यार बस मैं शायद कल निकल जाऊं या परसों ना लंदन के लिए। खैर ना उसने जिक्र किया ना हमने किया, पीर साहब सिबूतुल्लाह शाह ने। उसके जाने के बाद हम मिले या नेक्स्ट या थर्ड डे, मुझे कहा यार ये इसकी मंगनी हो रही मोहतरमा के साथ, आसिफ के। मेरे ख्याल एंड ऑफ जुलाई था, इसकी बर्थडे के आसपास के दिन थे या वही दिन था। पता चला कि खैर से मंगनी इनकी हो गई। मैंने फ़ोन पर मुबारकबाद दी वहीं से, नवाबशाह से ना। तो मुझे फ़ौरन पूछा तुम कहाँ हो? मैंने कहा मैं नवाबशाह में हूँ। तो कहने लगा कि अच्छा यार मैं तो अभी इधर हूँ, हफ्ता 10 दिन। तो मुझे कहता यार कराची जब पहुँचो मुझे कॉल करना। पहुँच गया कराची, तो खैर से सब हो गया। इट वॉज अ बिग सरप्राइज फॉर एवरीवन, और टू बी ऑनेस्ट ज़्यादातर लोग तो हैरान भी थे और परेशान भी थे, कई ना चाहने कुछ हैरान थे, कुछ परेशान थे कि ये क्या, कहाँ से क्या, यू नो। तो ये मंगनी कैसे हुई? इनकी जो सेकंड वालदा है, छोटी मदर आंटी टिमी, वो बहुत सोशल खातून थी, तो उनकी दोस्ती थी भुट्टो फैमिली, इस्फानी फैमिली के साथ थी। नुसरत भुट्टो बेगम साहिबा की कज़न थी, शायद बहजत नाम था, सब बहजत हरीरी, मेरा ख्याल ऐसे ही है। उनकी वहाँ क्लोज दोस्ती थी, और नुसरत भुट्टो साहिबा चाहती थी, देखिए नेचुरली इट हैड टू बी समबडी फ्रॉम सिंध, नेचुरली इट वाज अरेंज्ड फॉर श्योर। तो मैं घर से निकला हुआ था, तो इनका कॉल आया, तो मेरे वालिद ने बताया कि भी उसका फ़ोन आया था, तो मैंने भी मुबारकी दे दी, तो अब तुम कॉल बैक करो। तो मैंने कॉल किया, आसिफ जरदारी ने अपना प्रोग्राम बताया कि यार मैं आ रहा हूँ, फलाने दिन आ रहा हूँ। उस दिन बकर ईद पड़ रही थी, हम तो मेरी पूरी फैमिली, जैसे होता है इंटीरियर की फैमिलीज का, सारे बच्चे नवाबशाह के लिए निकल रहे थे उस दिन, बकर ईद से एक आध दिन पहले। तो उससे कहा नहीं यार मेरी उसी दिन फ्लाइट है, तुमने आना है एयरपोर्ट पे। हाजिर, बिल्कुल आऊँगा। तो मैंने चूज़ कर लिया फैमिली से। वालिद को भी मैंने कहा, मेरे वालिद इस मसले में माशाल्लाह बहुत अंडरस्टैंडिंग इंसान थे। उनको बचपन से देखते आ रहे थे आसिफ के साथ, उनको प्यार भी था, ही लाइक्ड हिम। और भी दोस्त थे मेरे, बट माय फादर लाइक्ड हिम वेरी मच, पसंद करते थे बहुत कि शार्प है, इंटेलिजेंट है।
तो मुझे कहता है कि यार मैंने आया, तो मुझे अच्छी तरह याद पड़ रहा है PIA की फ़्लाइट थी, तो मैं चला गया इनको अंदर लेने, तो खैर हम इसको ले आए बाहर, तो मैं इनको घर छोड़ने गया। ये इसका अपनी चॉइस होगी ऑब्वियसली, चाहता तो कई लोग आ जाते, मगर आई वॉज ओनली वन। मतलब इनका अब आप ट्रस्ट कह लें या इस लेवल का ट्रस्ट था उस वक्त, या आप हुज्जत कह लें, उम्मीद कह लें, जो मर्जी। मतलब ना उनकी कोई कौम वाला, ना उनकी कोई फ्रेंड्स, ना उनकी यार कबीले से नहीं अहबाब, हालांकि इतना बड़ा सर्कल उसका, इतनी अच्छी खासी बड़ी कौम है उनकी, जरदारी ट्राइब है, कोई नहीं था, मैं था। खैर मैं घर वर लाया, फिर ऑब्वियसली एक आध दिन आदमी बाहर से आता है, मैंने छोड़ दिया इनको। तो ये फिर अपना रेस्ट वगैरह ये वो, फिर मोहतरमा उधर थी, अभी लंदन में थी। फिर वहाँ से फिर हमें ये निकले, तो ये लाड़काना गया भुट्टो साहब के मज़ार पे सलाम करने, फातिहा पढ़ने। तो फिर वापस आया वहाँ से, तो फिर हमारा प्रोग्राम बना नवाबशाह जाने का। इकट्ठे गए जी, बस फिर चंद दोस्त थे उस वक़्त जो भी आसिफ के क्लोज फ्रेंड्स थे, तो हम निकले। अच्छा, आसिफ की एक बचपन से आदत रही है शुरू से ना, ही इज़ वेरी सिक्योरिटी कॉन्शियस। अच्छा, हाँ, बहुत ज़्यादा, वेरी सिक्योरिटी अल्ट्रा सिक्योरिटी की उसको बड़ी वो शुरू से ही ना, ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में गया तो उसके बाद, शुरू से। और इसकी एक आदत अच्छी थी, हम ट्रैवल करते थे पहले फ्रॉम कराची टू नवाबशाह, ये और मैं ही होते थे, कोई सर्वेंट वर्ड, हम 2 लोग होते थे। इसकी एक आदत अच्छी थी हमेशा से, जो भी वेपन हम जाहिर है कैरी तो करते थे, तो ये अपना वेपन अपने साथ खुद रखता था। अच्छा। ये किसी भी भरोसा नहीं करता था, लोडेड, जाहिर है कि यार मेरा हथियार है, ये मेरे हाथ में होना चाहिए। ये इसकी आदत अच्छी होती, चाहे पिस्तौल फायरिंग हो, अच्छी चाहे कर गन लेता हो। था। यार ऐसा कोई, ही इज़ नॉट अ शूटर। अगर आप बोले कि शिकारी है या हाँ। कोई निशानेबाज, नहीं, ठीक, शिकार के सख्त खिलाफ है। ठीक है। हम लोग शिकार के, जैसे हम और दूसरे 2 यार दोस्त थे, शूटर थे, कभी डेजर्ट में, कभी पहाड़ों में, तो ये शिकार के खिलाफ, नो हंटिंग। कहता तुम लोग जालिम हो जालिम हो, मजाक के जैसे दोस्तों में होता है। पूरा जो हमारा काफिला था ना, एक ही लाइसेंस्ड क्लेशनकोव थी, वो मेरे पास थी लाइसेंस्ड। तो इसका पुराना ड्राइवर था आसिफ का, थरी था, उसका नाम था दरिया खान, वो ड्राइवर था आसिफ का खास, सिराज दुरानी वो साथ था। मुझे इसने कहा यार तुम्हारे पास वो क्लेशनकोव है, तो तुम आगे बैठो तो पुरानी बातें याद आ रही हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टॉप हाला था। अच्छा, मोहतरमा का ये डायरेक्टिव था कि आप, उस ज़माने में मखदूम तालिबुल मौला, उनके पास जाए। हाँ आप पहले उनके पास, ये डायरेक्टिव था। तो हम वहाँ रात फिर उधर स्टे किया हमने। तो हमारा होस्ट मखदूम रफ़ीक ज़मान था, रफ़ीक इनका दोस्त था, आसिफ जरदारी का मेरा ख्याल पर्सनल फ्रेंड था। फिर ये जो ग्रुप था, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, डॉक्टर गनी अंसारी, सिराज दुरानी, और एक और होते थे, आवान होता था शक्कर का। ये आसिफ का क्लोज नेट सर्कल था, मेरा नहीं, क्योंकि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा भी को भी मैं जानता हूँ बिकॉज ऑफ आसिफ जरदारी। इनके दोस्त भी हैं, और मेरा ख्याल कोई इनकी कोई दूर नज़दीकी आपस में रिश्तेदारी भी है, एक्सट्रीमली क्लोज, आई वुड से द क्लोजेस्ट पर्सन। फिर शादी की तकरीब कहाँ हुई, कैसे हुई बेनज़ीर की? बट मंगनी तो हो गई थी ना। ठीक है, उसके अब कितने सिंधियों में तो आपको पता है कि जबान दे दी तो ख़त्म। आसिफ को बड़ी ऑफर्स आने लगी, मुझसे शेयर करता था। हाँ, हाँ। आसिफ को शौक था शुगर मिल लगाने का ना, ठीक है। तो मुझे कहता है कि यार ये तो मुझे एक छोड़ 2 शुगर मिलें देने को तैयार है। आसिफ जरदारी पे और चाचा हाकम अली पे, महरूम पे प्रेशर था कि आपको क्या चाहिए, पॉलिटिकल पोजीशन चाहिए, शुगर मिलें चाहिए, क्या चाहिए बताएं, मंगनी तोड़ो, ख़त्म करो। आपको पता है ज़माने में मजलिस शूरा थी, ज़िया वाज अ डिक्टेटर, जिसको मर्जी वजीर बना दे कान से पकड़ के। 2 शुगर मिले, जो मुझे याद पड़ता है, ज़ियाउल ने इनको, चाचा हाकम अली को और आसिफ को डायरेक्ट कि मंगनी तोड़ दो, मंगनी ख़त्म करो बेनज़ीर के साथ। हाँ, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ऑफर्स थी, पॉलिटिकल भी, फाइनेंशियल भी, पैकेज बहुत ज़्यादा थे। तो ये परेशान लगा आपको? नहीं, बिल्कुल नॉट एट ऑल। और ये कहीं डगमगाया इस बात में? नहीं, फैसला बदले, कभी ऐसा बदल लो। मुखालफत के बावजूद मैं कहूँगा कि आसिफ अपना पीछे हटने वालों में से नहीं है। अच्छा, फिर नहीं हटा। फिर फाइनली शादी कैसे? बता, शेयर करता था मजाक के तौर पे, यार देखो पागल है, देखो पागल हुए पड़े, हम
सिंधी हैं, बलोच हैं, भला जबान दे दी, रिश्ता हो गया, मंगनी हो गई। ये पागल है, ये कैसी सोच है ये? मतलब सोच भी तो अजीब ही है ना। इसको जान का खतरा नहीं था? 100% था, जान का खतरा था। 100%। इसको रिसीव किया मैंने, मंगनी से घर जा रहे थे, तो मैंने मजाक में कहा, मैंने कहा यार तू तो अब हो गया टारगेट, मैं मिस्कीन आदमी हूँ, तू भी अकेला बैठा, मैं भी अकेला बैठा हूँ। तो हम इस बात पे बहुत हंसा करते थे। मैंने कहा अब तेरे साथ है, ठीक है, अब हमा यारा दोज़ख हमा यारा बहिश्त। बिल्कुल इसको जान का खतरा, सेफ्टी का खतरा बिल्कुल था, हम फील करते थे। ज़िया-उल हक से? हाँ, और किससे? वही थे ना इन पावर। जाहिर है आपको इक़्तिदार वाले से खतरा होता है ना, कमज़ोर आदमी से क्या खतरा? अच्छा, फिर शादी कैसे हुई? शादी इनकी हुई दिसंबर में 87। ठीक है, 87 दिसंबर में शादी। वो तो पूरी दुनिया ने देखी जो लियारी। अच्छा, नहीं उसकी कोई खास बात जो आपको याद हो? यार मतलब ऐसी अननोन शादी थी ना, मतलब इस किस्म की शादी हम लोगों ने देखी नहीं थी ना कभी, कि शादी वाले दिन मोहतरमा लियारी में पहुंच गई अपने शादी के कपड़ों में और जलसा, और लोग खिताब किया मना रहे हैं। इनके घर के साथ एक पार्क था, उसमें रिसेप्शन था भुट्टो की तरफ से। अच्छा, शादी वाले दिन। ठीक है, ठीक है, बारात वहाँ गई जी। वहीं से फिर ये मियाँ बीवी उठ के ये लियारी चले गए। वहाँ जलसा था? जलसा था, जश्न था। ठीक है, जलसा भी था, जश्न भी था, बिकॉज उसी खुशी मोहतरमा वांटेड टू बी विद वर्कर्स टू शेयर हर हैप्पीनेस। हमारे लिए बड़ा अजीब था, क्योंकि हमारी तो शादियाँ होती हैं तो बीवी घर जाती है ना। हाँ हाँ, तो नॉर्मल लेकिन शादी। बेनज़ीर क्यों? मोहतरमा लियारी चली गई अपने अवाम में। ठीक तो है, मतलब अजीब है, इस तरह सिर्फ लीडर ही कर सकते हैं ना, ठीक है, ऑर्डिनरी लोग तो इस तरह नहीं कर सकते। ठीक ठीक है। तो हमारे लिए बड़ी यूनिक चीज। तो आप भी साथ गए वहाँ पे उस जलसे? नहीं, मैं नहीं था। फिर उसके दूसरे दिन या एक दिन छोड़ के वलीमा था जरदारी हाउस, बहुत शानदार, मतलब मेमोरेबल जिसको कहा जाए ना। इट वाज रिमार्केबल एंड मेमोरेबल। बहुत अच्छा रिसेप्शन दिया था उस वक्त। सारे पॉलिटिकल एंटिटीज जो थी। आसिफ जरदारी जो है ये बहुत कंजूस शख्स था स्कूल के कॉलेज के दिनों में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको किसने कह दिया? नो वे। मेरा ख्याल जितना ये खर्च करता था उस वक्त कराची का, किसी लड़के की जेब में इतने पैसे नहीं होते थे जितने इसके पास होते थे। एंड टू स्पेंड, आई मीन ही यूज्ड टू स्पेंड सो मच कि इट्स अनथिंकेबल। बिल्कुल सखी। अच्छा, शुरू से ही? हाँ, शुरू से ही सखी। मतलब को फ़कीर जो ज़माने में 4 आने लेते थे, ये 10 रुपये देता था। अच्छा, ज़बरदस्त। तो हाकिम जरदारी साहब जो थे उनकी क्या सूरत हाल थी? वो वेल ऑफ आखिर 1970 में मैंने बने, मैं बिनो सिनेमा के मालिक थे, ज़मींदारी भी थी। वेल ऑफ। ये पता नहीं क्यों ये प्रोपेगेंडा है, ये तो गलत है। कम से कम मैंने तो ऐसे नहीं देखा। बाकी हर एक पे अच्छा बुरा वक्त हर एक के साथ, जिंदगी के साथ लगा हुआ है। वो तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे एक वो जो पेंट की जाती है पिक्चर, नहीं, सोशल स्टैंडिंग आमतौर पे ही कहा जाता है कि ये इनकी कोई फाइनेंशियल या सोशल स्टैंडिंग नहीं थी। ये बात गलत है। जो हाकिम जरदारी साहब थे उनकी सियासत में उनकी क्या पोजीशन रही है? वो 70 की इलेक्शन में इन्होंने खुद इलेक्शन लड़ा, चाचा हक्म अली ना, पीपल्स पार्टी की टिकट पे। तो नवाबशाह की 2 सीटें थी ज़िले की, एक पे गुलाम मुस्तफ़ा जतोई हुआ मरूम, वो हुए MNA, सेकंड MNA ये थे। 2 तालकों पे एक सीट थी। तो नवाबशाह और सकंड, आप लोग वो तहसील कहते हैं, हम तालका कहते हैं। तो एक MNA वाज गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, सेकंड MNA ऑफ नवाबशाह वाज चाचा हक्म अली। मतलब ये इनका खानदान पहले ही सियासत में था। तो 70 से लेके आज तक आप देख लेना कितने साल हो गए। अच्छा, नहीं, मैं आसिफ जरदारी की शादी से पहले की बात कर रहा हूँ। शादी से पहले इनका 85 में तो खैर इलेक्शन हारे थे इनके वालिद भी और आसिफ। बाद में ये ANP में चले गए थे जब भुट्टो साहब की शहादत के बाद? इनके वालिद जी जी ANP में थे। इनफैक्ट जब मोहतरमा से शादी हुई तो भी चाचा हाकिम अली उस वक्त भी ANP में थे। बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है इनके वलीमे में वली खान और ये सारे, पूरी IR की जो थी ANP की, वो शादी में वलीमे में खास तौर पे मौजूद थी। तो जो जियाले थे उन्होंने इस शादी को कबूल किया या नहीं? इनिशियली तो रिएक्शन था, ये कहा जाए कि नहीं था तो ये बात गलत है। बिल्कुल इनिशियली रिएक्शन था, लोगों को बड़ा अजीब लग रहा था। इवन इन नवाबशाह जहाँ से
हम सबका ताल्लुक है, बट देन आसिफ में एक क्वालिटी है, गॉड गिफ्टेड, खुदा की तरफ से उसमें क्वालिटी है, ही कैन विन यू ओवर वेरी इजीली, बड़ी आसानी से जीत, दूसरों के दिल आपको जीत। अपना गुरविदा कर लेता है। अच्छा, इसके पास ये मौला की अता है। तो ये मौला वाला भी बड़ा करता है, ये क्या बात है? आसिफ जरदारी की अक्सर इंटरव्यूज मौला ही में तो है, आखिर तो मरना है, सबने कब्र में जाना है, हम सब का अकीदा ये है, और मौला ही तो डेफिनेटली है, बिल्कुल है, इसका अकीदा है और बहुत अकीदत रखता है। ख़ास तौर पे जो मैंने देखा है मौला अब्बास प्रिंस ऑफ करबला एक ही हैं, उनसे मैंने देखा है इसको बहुत ज़्यादा अकीदत है। मेरी मन्नत थी, मैंने इसको कहा था, मैंने कहा यार अगर दोस्तों मेरे से बात की जाती, मैंने कहा अगर तेरी घरवाली मोहतरमा अगर प्राइम मिनिस्टर बनी तो मैं जरदारी हाउस पे अलम लगाऊंगा, मेरी मन्नत है। ठीक है, और उस वक्त बिलावल हाउस हो चुका था, क्योंकि बिलावल पैदा हो हो चुका था इलेक्शन से पहले। ये भी एक अलग सरप्राइज था जिया के लिए। मेरा ख्याल शायद दिसंबर था 88 का, तो इलेक्ट हुई प्राइम मिनिस्टर। तो मैंने अपने हाथों से अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये शर्फ है, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस था डिक्लेयर्ड, क्योंकि मोहतरमा प्राइम मिनिस्टर हो चुकी थी। पहला अलम जो लगा है बिलावल हाउस पे मैंने लगाया, ये मुझे शर्फ हासिल है। आसिफ नीचे बैठा हुआ था, मोहतरमा इस्लामाबाद में थी, तो मैं अलम बना के लाया अपने घर से। अभी अलम है वहाँ पे? अब तो मेरा ख्याल 2-2, 3-3 लगे हुए हैं, अच्छा, ठीक। बड़े बड़े। मैं तो नॉर्मल साइज का लगाया था जो होता है। दूसरे दिन आपके मीडिया वालों ने बहुत इस बात को उछाला बहुत ज़्यादा कि भाई ये तो प्राइम मिनिस्टर है और ये तो मतलब मोमिन की निशानी है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, और भी भुट्टोस के अगर आप जाएं लाड़काना, इनके हर गांव में आपको अलम मिलेगा। हैदराबाद तो कहलाते ही अलम का शहर है, तो मैं आपको मौलाई किस्म के लोग ज़्यादा मिलेंगे। और ख़ास तौर पे आसिफ का जो अपना जो ट्राइब है 99% सब मौलाई है। बहुत पुरानी बात है कि अलम की बेहुरमती पे जरदारियों ने, मैं दूसरे ट्राइब का नाम नहीं लेता हूँ, वो भी हमारे दोस्त हैं, उनके 7 आदमी मार दिए थे। अच्छा, ज़िया-उल हक की हुकूमत ख़त्म हुई तो इलेक्शन हुए, तो पीपल्स पार्टी फिर मोहतरमा हुकूमत में आई, तो उस हवाले से इलेक्शन कैंपेन में आप शामिल थे आसिफ के साथ, अपने दोस्त के साथ? जी होते थे। कोई ख़ास बात? मुसलसल नहीं, वो हाँ एक ख़ास बात है। हम गए थे उसके पास लंच करने, उसको पार्टी में लाना था, सलीम जान मज़ारी को। तो अच्छा। जाहिर है वो भी सरदार है, बलोच है, बड़ा है, तो वो चाहता था भाई मेरे पास आए, खाना खाएं, मुझे इज़्ज़त दें। ऑल क्रेडिट टू प्रेसिडेंट आसिफ। वो वक्त और था, मेरी वो कोई बात टालते नहीं थे। तो मैंने कहा यार उसको लाना है पार्टी में और उसकी तरफ जाना है। तो सलीम जान मज़ारी की बहुत मुखालफत थी पीपल्स पार्टी में उस वक़्त। जो दूसरा ग्रुप था डोमकियों का, वो हावी था और वो पार्टी में भी हावी था। मगर उस मुखालफत के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ प्रिवेल्ड और सलीम जान मज़ारी को टिकट मिली 1988 में। मैं वो हार गया क्योंकि लोकल लोग उसके ख़िलाफ़ थे। तो हम सलीम जान के घर गए लंच करने, लंच करके निकले तो सिर्फ ये और मैं थे, आसिफ था और मैं था। भुट्टो साहब शहीद की वो गाड़ी थी मर्सिडीज़, चॉकलेट ब्राउन कलर की मर्सिडीज़ थी 450, तो आसिफ ड्राइव कर रहा था। तो हम खाना वाना खा के निकले, तो मैंने कहा यार आसिफ देख, मतलब नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह इलेक्शंस होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह बीवी बातें होंगी आउटराइट। मगर कुछ अजीब सी फीलिंग है ना, हम यंगस्टर्स और मिड 30s में ये सोचना कि आपके बेस्ट फ्रेंड की, कम से कम मैं तो उस वक्त उसको बेस्ट फ्रेंड ही समझता था, तो उसकी घरवाली मिसेस, मत वास्ता तो यही था ना, वो माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। वो मुझे ऐसे हाथ मार के हंस के कहता है कि यार बात यह है कि हमारी इतनी सोच नहीं है ना, हमने चीज़ें देखी नहीं है प्राइम मिनिस्टरशिप, मगर भुट्टोस ने तो देखा हुआ, तो उनके लिए कोई इट्स वेरी नॉर्मल फॉर देम, नई बात नहीं है। इनके लिए कोई नई बात नहीं है। तेरे मेरे लिए नई बात हो सकती है। मैं बात तो सही कह रहे। तो मज़ारी के फिर घर गए थे ये? हम लंच पे मज़ारी घर गए, उसने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की और आसिफ जरदारी आपके साथ गए? जी जी ठीक है। ये सलीम जान की ख्वाहिश थी
कि यार मेरे और भी किसी को आप पीपल्स पार्टी में लाए? मैं एक और इंटरेस्टिंग वाक्य आपको सुना देता हूँ। नाहिद खान बोलती है कि नहीं, आपसे बीबी ने बात करनी है। जाहिर है मोहतरमा इतनी बड़ी लीडर तो हिचकिचाहट कह लें या जो भी। मैंने कहा मेरे से क्यों, आई वॉज अंडर दैट। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मोहतरमा वॉज एक्सपेक्टिंग लास्ट डेज थे बिलावल के पैदाइश के। हमारी सिंध में मशहूर है बॉम्बे बेकरी का चॉकलेट केक, तो वो कांटे से ना थोड़ा थोड़ा फोक के साथ थोड़ा थोड़ा केक खा रही थी, थोड़ा थोड़ा। तो मैंने मजाक में भी खा रहे थे, अच्छी तरह खाए। तो कहती नहीं मैं बस इतना इतना ही लेती हूँ जायके के लिए। तो शी ऑफर्ड मी द केक, ये उनकी मेहरबानी। तो थोड़ा सा लिया, अब क्या सामने बेनज़ीर बैठी हो, आप कितना खा सकते हो। तो मैंने तो लिया, मैंने कहा जी हुक्म करें। तो मुझे कहने लगी कि तुम मक्सियों को कितने अच्छी तरह जानते हो, नादिर मक्सी से तुम्हारा क्या ताल्लुक है। उस वक़्त नादिर मक्सी उसी सीट पे मैंने था जिस पे मोहतरमा बाद में जीत के प्राइम मिनिस्टर बने, लाड़काना के। नादिर मक्सी MNA था राजकोट वाली सीट पे, और ये भुट्टो साहब की सीट थी। ठीक है। मेरे इनके साथ बहुत फैमिली टर्म्स, बहुत ज़्यादा, इतने के इनकी दोनों वालदा नादिर आमिर की और नवाब जुल्फ़िकार की, तारिक अकबर की वालदा ने मुझे, दोनों ने बेटा, मतलब दोनों मुझे आई हैव ऑनर एंड प्रिविलेज, दोनों ने मुझे बेटा बोला। और फिर मेरे नाना जब वो थे डिप्टी कलेक्टर लाड़काना, तो इनके जो नादिर के जो दादा हैं नवाब महबूब अली खान मक्सी, वो उनका जो कैंप शदादकोट में लगता था मक्सियों का, वो भी ताल्लुक था। क्योंकि इनके वालिद जो है सैफुल्लाह मक्सी, वो तो उनकी तो शहादत हो गई थी मेरे ख्याल 67-68 में उनको। ठीक है। तो फिर आपने मोहतरमा को क्या बताया? मर्डर कर दिया गया था। एंड ही वाज पर्सनल फ्रेंड ऑफ ZAB। पर्सनल फ्रेंड क्या, बस मोर देन फ्रेंड्स। खैर मोहतरमा ने मुझे कहा कि भाई ये बताओ तो तुम्हारा कितना गहरा ताल्लुक है। मैंने कहा जी काफ़ी अच्छा ताल्लुक है। कहती हैं कि मुझे आई वांट नादिर। ये नहीं कहा कि मुलाकात कराओ, या ये नहीं कहा कि कुछ और हो, क्योंकि उस ज़माने में नादिर मक्सी ने एक बनाई हुई थी एंटी डकॉइट्स की फोर्स, मक्सी फोर्स, बड़ी मशहूर हुई थी। उसने काफ़ी अच्छा काम किया लाड़काना में डाकुओं के ख़िलाफ़ और ये और वो। अच्छा, प्लस मैं ये भी ऐड कर दूं आपको कि बड़े लोगों की याददाश्तें ना वक्तों के साथ आगे पीछे हो जाती हैं। ये बात मुझसे मोहतरमा से पहले आसिफ ने की थी। उसने कहा कि यार लाड़काना में हमारे मुखालफिन जो हैं वो दो हैं, मक्सी और चांडियोस, और दोनों हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो कोई एक हमारे साथ होना चाहिए। कुछ ऐसी क्लियर डायरेक्टिव नहीं था जो मैं उनसे जाके बात करता, जैसे मोहतरमा ने आपको कहा। हाँ, डायरेक्ट कहा ना मुझे। ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने कहा तो मैंने कहा ठीक है, मैं अभी, तो मैंने कहा ठीक है मैं जाता हूँ बात करके। तो क्या मतलब, ऐसे मुझे देख के ना, व्हाट डू यू मीन मैं जाता हूँ बात करता हूँ, गो नाउ। अच्छा। जाहिर है जी, बिल्कुल हुक्म। तो आसिफ तो सामने दूसरी तरफ ना, उस तरफ बैठा हुआ था। तो मैंने कहा बीबी इसको कहे ना मेरे साथ चले। मैं तो दोस्ती में बात करूँगा ना, इसके जाने का मकसद है कि आप ऑनर, आखिर वो भी नवाब लोग हैं। तो मैंने कहा मैं तो चलता हूँ मगर इसको कहे ना। तो आसिफ ज़रा विलिंगली अनविलिंगली उसने कहा अच्छा ठीक है चलते हैं। खैर हम गए फिर मक्सियों के यहाँ, बड़ी उन्होंने इज़्ज़त दी, बड़ा ऑनर दिया, और बड़ा इनका बैठा था, फैसला उसने करना था, नवाब जुल्फ़िकार मक्सी ने, इनका बड़ा भाई है जो नवाब साहब। तो खैर नादिर बड़ा हार्ड बार्गेन कर रहा था ना, आप समझ रहे, नहीं मोहतरमा तो कहीं से भी खड़ी हो सकती हैं, मैं इधर MNA हूँ। तो उस पे फिर नवाब साहब ने कहा नहीं, मेरे लिए कहा उन्होंने, नवाब जुल्फ़िकार ने, और आसिफ ये हमारे घर आए चल के। नादिर ठीक है, हम MNA की सीट छोड़ते हैं मोहतरमा के लिए, मगर मोहतरमा के लिए। और मोहतरमा फिर उसी सीट पे खड़ी हुई। नादिर ने विड्रॉ किया, MPA पे आ गया, ठीक है, और उसी सीट से माशाल्लाह वो MNA बने। तो इसके ऊपर जब ये इलेक्शन मोहतरमा जीत गई तो मुख्तार मिर्ज़ा मजाक में कहता है यार इसका मतलब है कि अगर मोहतरमा कल को प्राइम मिनिस्टर बनती है तो तेरी थोड़ी बहुत इसमें है। मैंने कहा यार बस दोस्तों का क्या काम होता है, दोस्तों का यही काम होता है ना कि अच्छे दोस्तों को अच्छे दोस्तों के साथ मिलाए,
ठीक है। ये थे, एक सलीम जान मज़ारी थे, ये थे। और फिर सलीम जान मज़ारी के ही पैकेज में एक जिसको सलीम जान मज़ारी ने कहा कि यार इसका टिकट होना ज़रूरी है, हाकिम अली सुंदरानी। सलीम जान ने वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग हिम द टिकट। तो सलीम जान हार गया, हाकिम सुंदरानी जीत गया। अच्छा, तो नक्सियों ने कोई जवाब में भी कुछ चीज ली या उनकी डिमांड? नहीं, बिल्कुल अनकंडीशनल। आसिफ जरदारी का बाबा सदा हुसैन से क्या ताल्लुक है? आसिफ के कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे जो साईं सदा हुसैन के साथ उनका ताल्लुक था, अकीदत का। हाँ। तो आसिफ मैं नहीं था साथ उसमें, मगर आसिफ गया था मिलने, क्योंकि उसकी टांग में, वो मैंने आपको बताया ना, फ्रैक्चर हुआ था। जी जी। पोलो खेलते घोड़े से गिरा था, तो दुआ लेने गया था। तो ये चीज़ आसिफ ने मेरे साथ खुद शेयर की कि मैं गया, उनसे मैंने दुआ ली, उन्होंने मुझे दुआ दी। और बाद में तो ये भी बात मशहूर हुई कि जी आसिफ ने अपनी मंगनी के लिए भी दुआ कराई थी। साईं सदा के मुंह से मैंने खुद सुना कि उन्होंने कहा कि जी मैंने उसको दुआ भी दी थी, टांग के लिए भी और मंगनी के लिए भी, और मेरी दुआ कबूल हो गई, दोनों काम हो गए। निकाह खान भी इनके साईं सदा हुसैन? मैं निकाह में नहीं था। ठीक है। मुझे इल्म नहीं। हुकूमत आपने फिर इकट्ठे जाए की दोनों दोस्तों ने? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहली हुकूमत में मुझे कभी भी आसिफ से मिलने के लिए टाइम नहीं लेना पड़ा, सिर्फ मुझसे टाइमिंग बता दे रहे थे कि ये टाइम है। इस तरह नहीं होता था कि आपको कल बताएंगे, आपको परसों बताएंगे। मतलब आपके इतना क्लोज ताल्लुक था? हाँ, उस वक्त था, बिल्कुल। एंड आई एम थैंकफुल टू हिम फॉर दैट। और कभी भी किसी भी बात पे मुझे आसिफ ने रिफ्यूज़ कभी किसी चीज़ पे नहीं किया। जो बात है सच है। आसिफ जरदारी के बारे में ये मशहूर है कि वो वादों का बड़ा पक्का है और यारों का बड़ा पक्का यार है। आपका तजर्बा कैसा रहा? देखिए भाई, हर आदमी का अपना अपना एक्सपीरियंस है ना। वो कहते हैं ना, बड़े आदमी के लेफ्ट पे मत आओ, राइट पे चलो। सुना होगा आपने। हाँ। वो हर आदमी अपने एक्सपीरियंस से बात कर सकता है ना। कोई आपके लिए फरिश्ता है, वही आदमी किसी दूसरे के लिए अजाब है। तो मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेके जाऊंगा। इनके जेल के, फर्स्ट जेल के आखिरी अयाम थे, तो गालिबन फरवरी का महीना था। तो ये हॉस्पिटल में थे, सिविल हॉस्पिटल कराची जेल में, सब जेल। तो मैं रूटीन था सुबह से रात तक, बस इनको सुला के ही घर जाते थे, और क्या रूटीन था। तो मैं गया तो कमरे में एक आध लोग बैठे थे, उनको इसी ने, आसिफ ने खुद कहा अब आप लोग बाहर जाएं। मैं बैठ गया। उसी वक्त मेरा ख्याल, या उसी दिन फरवरी था, मुझे इतना याद है, शायद 2 दिन पहले या एक आध दिन बाद आसिफा पैदा हुई थी लंदन में। ठीक है। ठीक है ना। तो मुझे कहा 2 मिनट बैठ, मैं बात कर लूँ ना मोहतरमा से। खैर इन्होंने बात की, सब कुछ की। तो हम ऐसे बैठे थे, मतलब आउट ऑफ द ब्लू, जस्ट आउट ऑफ द ब्लू। मुझे सोच भी नहीं था। मुझे कहता अपना हाथ दो। तो नॉर्मल अब ऐसे बैठे, तो मैंने ये हाथ दिया, तो कहते नहीं मुझे अपना राइट हैंड दे। मैंने राइट हैंड दिया, तो मेरा हाथ पकड़ के, मौला गवाह, ये भी मौला ही, मैं भी मौला ही, हाथ पकड़ के यूँ खुद, हम दोनों कमर में, और कोई नहीं, कहता है दिस टाइम व्हेन आई राइज यू विल राइज विद मी। तूने मेरी बहुत साथ दिया। तो मैंने कहा यार अल्लाह करे वक्त आए और खुदा करे, अभी तो प्रायोरिटी ये है, यू शुड बी विद योर फैमिली। तो मैं हैरान हो गया। मतलब ये नहीं कि यूं करके, वो तो आप अच्छा खासा इमोशनल होके, दिस टाइम व्हेन आई राइज यू विल राइज विद मी। मैं मेहरबानी। आप पेशियों पे हमेशा जाते थे? मैं इससे पहले पेशी पे पहुंचा होता था। ये कब पेशी इसकी होती थी, पहले मैं पहुंचा होता था। इसको रवाना करके बाज़ दफ़ा तो इसको लांडी जेल तक छोड़ के फिर अपने घर जाता था। इसका वो जो पहला टेन्योर है वो लांडी जेल में गुजरा सारे का सारा। अक्सर मैं इसकी पेशी पे इससे पहले मौजूद होता था। तो जब ये रिहा हुए उस दिन, तो भी आगा सिराज की गाड़ी थी, तो हम उसी में बिलावल हाउस गए। तो बिलावल हाउस पे भी वो नाहिद खान थी बस रिसेप्शन के लिए, और तो कोई था नहीं। तो ये पहुँचे वहाँ पे,
रिसेप्ट काफ़ी फिर बड़ी दुनिया 2-3 दिन हमने छोड़ दिया कि भी रेस्ट कर। आसिफ जब रिहा हुआ तो मोहतरमा के पास जाना था लंदन, तो उसके लिए भी फिर पहली हुकूमत में भी आप पासपोर्ट सीज थे तो पासपोर्ट रिलीज हुए इनके। मतलब मैंने आखिर तक दोस्ती ऐसे निभाई शाह साहब के। एमिरेट एयरलाइन थी, आसिफ था, मुझे आज तक इसे कपड़े भी याद हैं, इसने जीन्स पहनी हुई थी, टी शर्ट पहनी हुई थी, बूट्स पहने हुए थे, ठीक है। और बिलावल था बेटा इनका, बड़ी बेटी थी बख्तावर, और फिलिपीन मेट थी इनके। ये 4 जनों को मैं लिटरली जो कहते हैं ना कि जहाज़ तक अंदर सीट तक छोड़ के मैंने कहा गॉड ब्लेस यू, अब आप जाएं खैर से, अपनी बच्चों के साथ बीवी साथ टाइम स्पेंड करें। बस फिर बदकिस्मती ये होगी कि विदिन 2 वीक्स ऑफ दैट मेरी मरहुमा वाइफ को कैंसर डिटेक्ट हो गया, तो फिर हम फ़ौरन कनाडा चले गए उनके इलाज के लिए। तो मोहतरमा काफ़ी कंसर्न रहती थी, मोहतरमा का, आसिफ का। मैं ऑटोवा में था, ये लंदन में होते थे, तो हफ्ते एक में फ़ोन ज़रूर आता था, खैर खैरियत का, ये वो ज़रूर आता था। पहला जो 88 वाली हुकूमत है वो जब ख़त्म हुई तो मियाँ साहब की हुकूमत आई, तो आसिफ फ़ौरन बंद कर दिए गए। एक और बात ऐड कर दूँ जी, जब आसिफ की रिहाई हुई तो ये सीधा नवाबशाह नहीं गया होम टाउन, सीधा वाइफ एडमिटेड थी, बेटी पैदा हुई तो ये वहाँ चले गए। तो जब वहाँ से आ रहे थे तो मैं भी आ रहा था, मैं ट्रांजिट में था पेरिस में, तो मैंने फ़ोन किया घर अपने एयरपोर्ट से वालिद को। मेरे वालिद ने कहा यार वो फ़ोन करो, वो आसिफ के बिहाफ पे कभी इनका होता था, एक सेक्रेटरी होता था फ़हीम मुग़ल या नाहिद बीबी, ये लोग फ़ोन किया करते थे अक्सर कि जी बात करनी है ये वो। मुझे आया कि बेटा वहाँ कॉल कर, मैंने उसी वक्त कॉल किया तो प्रेसिडेंट आसिफ से बात करे, तो मुझे कहता कहाँ हूँ, मैंने कहा यार मैं रास्ते में हूँ, पेरिस पहुँच गया हूँ, इंशाल्लाह रात तक पहुँच जाऊँगा कराची। तो कहते यार आओ ना जल्दी, नवाबशाह जाना है। तो मैं गया, तो उस वक्त ये उसके लगे थे मिनिस्टर वापडा के, याद है केयर टेकर में गुलाम साहब के, इनको ओथ नहीं दे रहा था। तो बीबी ने कहा था कि अगर ये नहीं तो फिर कोई भी नहीं। बीबी वॉज वेरी शूट पॉलिटिशियन ना। ये 88 की बात है, ये बात है 93 की, ठीक है, 93 की, जब गुलाम साहब खान ने उसको निकाला, मियाँ साहब नवाज साहब फर्स्ट टाइम। खैर मेहरबानी इनकी। तो फिर मुझे इन्होंने कहा कि भाई चलते इकट्ठे। हम 3-4 लोग थे, मैं था जहाज़ में, 4 लोग, प्रेसिडेंट आसिफ थे, मैं था उनके साथ बैठा हुआ, और कायम अली शाह और इनके आसिफ के दोस्त हैं हरी राम मीरपुर खास, सेनेटर बने बाद में, वज़ीर है, पता नहीं अभी मुलाकात नहीं है, वो वेरी क्लोज टू आसिफ। खैर हम एक ही जहाज़ में नवाबशाह पहुँचे, तो उसी रात फिर मैंने खाना किया इनका, ये अपने घर पे खाना वाना हो गया। तो दूसरे तीसरे मुझे पता चला कि भाई पूरे सिंध ने, पूरे नवाबशाह के लोगों ने, सब ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि आसिफ साहब आप जेल से निकलें, पहला खाना हमारा। मतलब जो पार्टी थी वो कहती थी हमारा हक है, और लोग थे इनकी कौम वाले थे जरदारी, वो कहते हमारा हक है, हमारा सरदार है, पहला खाना हम करेंगे सब। उस पर इन्होंने सबको कहा कि नहीं यार, मैं खाना उस आदमी का खाऊंगा जिसने, मैंने जेल अंदर काटी है, उसने बाहर काटी है। अच्छा, हाँ, यानी इवन द पार्टी, इवन द हिज ओन ट्राइब, कि भाई इससे का नहीं, खाना मैं उस आदमी का खाऊंगा। मैं रिपीट करता हूँ कि मैंने अंदर जेल काटी है, उसने बाहर काटी मेरी खातिर, आपके लिए मेरे लिए ये लफ्ज़ थे। और वो उसी रात हम मेरे घर पे था, हम बैठे रहे काफ़ी देर, तो वक्त गुजर गया। बाज़ लोगों को ये चीज़ जो थी वो उन्होंने फिर बदले उतारे बाद में लेकिन बाद में तो सर आपका मीर मुर्तज़ा भुट्टो के साथ ताल्लुक़ था। जी मेरी दोस्ती थी उनसे, डेफिनेटली, आई विल नेवर डिनाई दैट। आपने इनके खिलाफ जलसा रख दिया वहीं पे नवाबशाह में, ये क्या वाक़या है जिससे आपके तल्लुकात ख़राब हुए? लोग कहते हैं कि इस वजह से ताल्लुकात ख़राब हुए, लोग कहते हैं, मगर मैं नहीं मानता। ही शुड हैव नोन मी बेटर। मैं प्रेसिडेंट आसिफ की बात कर, ही शुड हैव नोन मी बेटर। मैंने इतने साल हो गए, आज 27-28 साल हो गए, मेरे साथ बहुत ज़्यादतियाँ
इनके दौर में हुई। मुझे फांसी घाट में रखा गया शाह साहब। आई वॉज केप्ट इन फांसी घाट दिसंबर के महीने में, बगैर जूतों के गीले फर्श पे। फांसी घाट का भी आखिरी कमरा, फांसी घाट में भी 10 कमरे हैं कराची के ना, ठीक है, आखिरी तो 10वां कमरा है उसमें। खैर है, मर्द है, आखिर मैसी का ही दोस्त हूँ, उसने 11 साल गुजारे तो 11-12 महीने मैं भी गुजार सकता हूँ। आपने 11 महीने गुजारे तो 12 साल गुजारे। हाँ, तो खैर इतना, मगर मैंने सख्त काटे। मैंने जो जेल काटी बहुत सख्त काटी, मतलब सख्त इन द सेंस के आप पे मुकदमा किस चीज का बनाया इन्होंने? कस्टम्स के, ज़्यादातर टेररिज्म, मतलब दहशतगर्दी, काफ़ी। इतने क्लोज दोस्तों की जब लड़ाई शुरू होगी तो कैसा लगा आपको? मैं सच बताऊं, मैं समझा मजाक है ऑनेस्टली। अगर आप मुझे दिल से पूछते हैं ना, जी सच्ची बात करें ना? हाँ, मैं आपको फैक्ट, मैंने कहा ये महीना 2 महीना, क्योंकि मेरे लिए जेल नहीं मुझे इतना प्रॉब्लम दिया। आपको पता है पाकिस्तान के 4 सूबों में से 3 सूबों की जेल है, तो देख चुका हूँ यार। तो मैंने आइसोलेशन में काटे 7-8 महीने। यानी एक होती है जेल जिसको कहते हैं ना कैद तन्हाई, कैद तन्हाई से भी ज़्यादा आइसोलेशन होती है। यानी आपको ऐसी जगह रखा जाए ना, चिड़िया भी नहीं, आप चिड़िया देखते हैं ना तो आप कहते हैं यार अल्लाह तेरी शान है। तो आप पहले जेल में आप गए, बाद में फिर वो आपके और इनके केसेस में कुछ रिजेम्बलेंस भी है ना? हाँ है तो सही। वो क्या है? मुझे अरेस्ट किया गया था 4 या 6 नवंबर 1994 फ्रॉम कोयटा, आउट ऑफ प्रोविंस। इनको पकड़ा गया था, आसिफ जरदारी को, वो भी 4 या 6 नवंबर थी 96, एग्जैक्ट 2 साल बाद। इनको भी रिमांड में कराची लाए, मुझे भी रिमांड पे कराची भेजा इन्होंने। और इन पे भी पहला केस कस्टम्स का बनाया उन्होंने, आर्टिफैक्ट्स और ये और वो। 94 की बात करो, पहली वाली नहीं, पहली वाली में तो हम खून देने को तैयार थे। तो इन पे वही केस बना। फिर बाद में ये चीज़ मुझे मोहतरमा ने कही कि ही इज़ इन वॉट 2, ही इज़ इन द सेम सेल। तो मैं क्या बोलता, मैं चुप हो गया। वैसी ज़ियारतों पे जा रहा था, आपको पता है जो आदमी मौला के पास जा रहा है उसका दिल वैसे ही नरम होता है। तो मोहतरमा ने मुझे कहा कि दुआ करना मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए। तो मैंने कहा नहीं, मैं आसिफ के लिए भी दुआ कर दूंगा। तो यकीन माने ऑल फेयर टू हर खामोश हो गई इस बात पे। मैंने कहा मैं अभी तकलीफ़ में से गुजरा हूँ, ये पहले गुजरा, इसके भी 3 बच्चे हैं, मेरे भी 3 बच्चे। फिर कुदरत में देखें कुछ सिमिलैरिटीज़ ऐसी हो गई। मेरी वाइफ की डेथ हो गई कैंसर में जब मैं जेल में था। मुझे दुख उसका था कि मेरी वाइफ की डेथ हो रही है ना, मर रही है कैंसर में। तो मुझे नहीं छोड़ा गया कि मैं उसके साथ वक्त गुजारूं। तो मैं सच पूछें आप वाली बात पे दोबारा आते, मैं समझा महीने 2 महीने में किसी दिन ये खुद आएगा, मुझे कहेगा चल बैठ फैसला कर मेरे साथ, या मुझे बुलवा लेगा, या बैठ भाई हाँ बता तेरे को तकलीफ़ क्या है, लेट्स सॉर्ट इट आउट, मैन टू मैन, फ्रेंड टू फ्रेंड। शायद मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, मगर मैंने इनको इस मामले में, जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है, दूसरों के बारे में मैं कमेंट करने की पोजीशन में नहीं हूँ, मैंने इनको सख्त पाया, सख्त दिल का पाया मेरे मसले में। इसका मतलब आसिफ जरदारी वो है दोस्ती में खून देने के लिए, और नाराज हो जाए तो खून लेने के चक्कर में लग जाता है। मैं पहला एग्जाम्पल था इसका। पाकिस्तान में इनकी वो क्या कहते हैं, यारी दोस्ती की मार खाने वाला सज़ा मिलने वाला, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन। यानी स्केपगोट कह लें या मेरा एग्जाम्पल बनाना था, ये क्या, ये नसीब की बात है, कोई बात नहीं, वो तो है ना देखने वाला। अगर मैं गलत था, मुझे सज़ा मिली। याद रखें एक बात, ये इक़्तिदार, ये पावर, पैसा कहीं ना, आखिर हम यहाँ मुलाकात नहीं होगी तो वहाँ तो होगी ना। आसिफ जरदारी की सबसे बड़ी खूबी क्या है? सखी, बहुत बड़ा। और उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है? इज़ लार्ज हार्टेड, वेरी इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट, हाइपर एक्टिव। मतलब है कि एक जगह बैठने वाला आदमी नहीं है। इज़ ऑलवेज ऑन टू समथिंग, ऑलवेज ऑन टू नॉट समथिंग, इज़ ऑलवेज ऑन टू द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट थिंग।
मतलब बहुत ये बहुत कम लोगों में ये क्वालिटीज़ हैं, इतनी स्ट्रेंथ होना और इतना इंटेलिजेंट होना, इज सुपर शार्प। आसिफ जरदारी की सबसे बड़ी खामी क्या है? कानों का कच्चा, मतलब तहकीक नहीं करेगा कि झूठ है सच है, बस रगड़ा दे दो। मेरे मामले में तो कम से कम ये हुआ है। मेरी लॉयल्टी, मेरी खिदमत, मेरी दोस्ती को उससे मद्देनज़र नहीं रखा, बस वन आफ्टर दी अदर। जब खिलाफ हुए तो खिलाफ ही? हाँ, बस खिलाफ तो कहता बस अब भुगतो अब भुगतो। आपकी बेसिकली जब नाराजगी शुरू हुई तो उसकी बेसिक क्या वजह थी? पहले क्या क्या मामला हुआ जिससे आप लोग दूर हुए, फासले हुए? कैसे फासले हुए? रहने दें, मैं इस चीज़ का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। मुर्तज़ा, ये दो कोई चीज़ है जो दो दोस्तों, पुराने दोस्तों के दरमियान है, उसको रहने दें प्लीज़। लोग कहते हैं मुर्तज़ा वजह थी, मैं नहीं समझता कि मुर्तज़ा भुट्टो शहीद इसकी वजह थी, क्योंकि मैं एक और थोड़ा आपको पीछे ले जाता हूँ। नहीं 95 की बात। कोई बड़ी बात थी जो आप मुझसे छुपा रहे हैं या लोगों से छुपा रहे हैं? नहीं, मतलब इट ओनली कंसर्न्स मी एंड हिम। बस आपको पता है कि हम लोग पाकिस्तानी माशरे में रहते हैं, तो सिंधी माइंडसेट है, तो ईगोइस्टिक है। ठीक है, मतलब अना का मसला है। अना समझे, मगर मैं इसको दोस्तों में समझता हूँ फॉल्स प्राइड, खाम खा का। दोस्तों में क्या अना है यार। मुर्तज़ा भुट्टो के साथ भी आपका बड़ा क्लोज ताल्लुक था, इनके साथ भी ताल्लुक था, ये आपके दोस्त थे, और मोहतरमा के साथ भी आपका ताल्लुक था, तो आपने इनका राजीनामा कराने की कोशिश नहीं की? मेरी जो ऑब्जर्वेशन कह लें या नॉलेज के मुताबिक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का और मुर्तज़ा भुट्टो शहीद का कोई इशू नहीं था। जस्ट सिबलिंग्स का होता है, बहन भाइयों में होता है ना, प्रॉब्लम होता है, कहीं होता है कहीं नहीं होता है, कहीं थोड़ा होता है कहीं ज़्यादा होता है। लोगों ने इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के, मीडिया के मेहरबानों ने भी इसको बढ़ाया बहुत ज़्यादा, बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन रह गए बातों को। प्लस फिर आप समझते हैं जिन लोगों का इन चीज़ों में किरदार होता है कि जी ये है तो ये है तो ये है, तो मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। गालिबन 95 का वाक़या है ये, 95 या 96 के। तो मैं इनके घर गया, पता किया कहाँ बैठे हैं, मुर्तज़ा भुट्टो की बात करो, तो उन्होंने कहा जी वहाँ लाइब्रेरी में बैठे। वो उसकी फेवरेट जगह होती थी बैठने की। तो मैंने देखा कि एक घुटने पे बिलावल बैठा हुआ है, दूसरे घुटने पे बख्तावर बैठी हुई हैं, और दोनों को मुर्तज़ा बड़े प्यार से ना चॉकलेट खिला रहा है। तो इत्तेफाक से वहीं पे एक और हमारा पुराना दोस्त है रिटर्न वाले यार का, मीर मोहम्मद खोखर, वो ऑलरेडी वहाँ बैठा हुआ था। तो व्हाट आई सॉ, मुर्तज़ा लव्ड हिज नेफ्यू एंड नीस, तो मैंने देखा। फिर उनकी उंगलियां पकड़ के, साथ में इनकी वो थी मेड कह ले या नैनी, फिलिपिनो थी, फिर जाके खुद गाड़ी में बिठा के आया, ये मैंने देखा। और एक दफ़ा तो मैंने आसिफ के मुंह से भी बात सुनी कि मैंने सुनी जो बात सच है वो सच है। मुझे ख़ुद कहने लगा कि यार ये बस ये हम चीज़ें पाकिस्तान के मोहतरमा चारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर लें, और उसके बाद तो मीर जाने उसका काम जाने, सियासत के लिए ना मीर जाने उसका काम जाने, ये मैंने खुद सुना है आसिफ के मुंह से। तो ये कहना कि जी इख्तलाफात इतने थे तो एक दूसरे के दुश्मन थे, जाहिर है जब पावर में होते हैं तो आपको गाइड करने वाले लोग कम होते हैं, तब नुकसान देने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। बट मुर्तज़ा का तो आउटर इम्प्रेशन आप जो मर्ज़ी समझें, वो दहशतगर्द और ये और वो, और बहुत बहादुर आदमी था, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेव आदमी था, यारों का यार था, केयर करने वाला आदमी था, और पीछे हटने वाला नहीं था। ही लव्ड हिज फैमिली वेरी मच। एक बड़ा मशहूर वाक़या है, मीर मुर्तज़ा भुट्टो और आसिफ जरदारी की लड़ाई हुई, जिसमें मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने आसिफ जरदारी की मूछें काट दी, और वो बड़ा कुछ लोगों ने मीडिया में भी उछाला। वो क्या वाक़या हुआ? यार मुझे बड़ा अफसोस होता है बाज़ दफ़ा, ये कुछ चंद साल पहले मैंने ये, आप तो जर्नलिस्ट हैं, मैंने जनरल मुशर्रफ के मुंह से सोशल मीडिया पे सुना
वह एक इतना वेल इन्फॉर्म्ड आदमी जो ISI का बॉस रहा हो, MI का बॉस रहा हो, हर एजेंसी उसके नीचे रही हो, जहाँ तक मेरी अक्ल और नॉलेज का ताल्लुक है, जितनी मुझे वो जान कान है, नेवर, झूठ है यार। मुर्तज़ा की ये पर्सनालिटी नहीं थी। मतलब ये कहना कि रोड से आसिफ को उठा के घर ले गया, उसकी मूछें काट दिया, मैं कम ऑन यार, कि मतलब कौन सी दुनिया में घूम रहे हैं। अब वो लोग कहते हैं तो आदमी आप क्या डिनाई करे, यू नो, परसेप्शंस आर बेटर देन रियलिटी। तो जो उसके अलावा आसिफ जरदारी के बारे में कि वो मिस्टर 10%, तो वो क्या वाक़या फिर? मेरा ख्याल ये सवाल कभी आपकी मुलाकात हो तो शहरी रहमान से पूछिएगा। आसिफ जरदारी के ऊपर जो एलिगेशन लगा 10% का, जो हमने सुना पहली दफ़ा, वो हेल मैगज़ीन होता था एक, ये डॉन ग्रुप का है, तो उसी में शहरी रहमान होती थी उसकी चीफ एडिटर या एडिटर। मैंने तो पहली दफ़ा वहीं से सुना। तो अब वो आसिफ जरदारी के क्लोज है। ये सियासत है पाकिस्तान की। एलिगेशन तो आपको पता, पूरे मीडिया ने चलाई, नवाज शरीफ ने कैंपेन चलाई, फिर हमारे जो बड़े साहिबान हैं वो देखे ना, बेगम नुसरत भुट्टो उस वक्त चेयरमैन थी ना पार्टी की, तो उनको उनके ऊपर तो एलिगेशन नहीं लगा जा सकते थे ना, एक्सेप्ट ही नहीं होती, ज़ीरो। मोहतरमा बेनज़ीर के ऊपर भी क्या इलेक्शन लगाने, इतनी उसने पॉलिटिकल स्ट्रगल की, तो सॉफ्ट टारगेट कौन था? सॉफ्ट टारगेट तो हमारा यार ही था ना, हमारे गांव वाला। तो इसी के ऊपर एलिगेशन लगनी थी ना यार। 10% तो पटवारी भी नहीं लेता। क्या बात करते हैं आप? मेरा सवाल वो वहीं पे रह गया कि मुर्तज़ा भुट्टो और बेनज़ीर दोनों के साथ आपका तल्लुक़ था, आसिफ जरदारी से भी आपका तल्लुक़ था, आपने कभी इनका राज़ीनामा कराने की कोशिश नहीं की? यार मैं तो एक छोटा सा आदमी था, मेरे अलावा भी लोगों की फैमिलीज़ की, उनके विद इन फैमिली बहुत कोशिशें थे। मोहतरमा के कज़न्स उसमें शामिल थे, काफ़ी कोशिशें होती रहती थी। उसमें एक छोटा सा मैं आपको वाक़या सुना सकता हूँ जो हुआ। ये था कि इन कोशिशों के नतीजे में कि ये करीब हो, जिसमें मोहतरमा के कज़न्स का बहुत किरदार था। मोहतरमा कज़न माना मुर्ज़ा भुट्टो कज़न एक ही कज़न से, स्पेशली इनके जो पुफियाँ वगैरह की औलाद थी, वो बहुत हर वक्त कोशिश में होती थी कि बहन भाई आपस में बने बैठे। मोहतरमा प्राइम मिनिस्टर थी, तो वो आ रही थी दौरे पे ना, तो एक चीज़ मैं था और मरहूम मखदूम खलीक बैठा हुआ था और 2-3 और लोग थे पार्टी के। तो उनमें ये बात हुई कि जी कोशिश हो रही है कि बहन भाई को मिलाया जाए, और मोहतरमा आ रही थी कराची रीफ्यूलिंग के लिए। उन्होंने कहा ये एक अच्छा मौका है कि मुर्तज़ा अगर एयरपोर्ट चला जाए तो वहाँ पे घंटा डेढ़ बैठ सकते हैं। मुर्तज़ा भुट्टो का ये कहना था कि भाई 70 क्लिफ्टन जो है हमारे बाप दादा का घर है, मोहतरमा आए इधर, मेरी बड़ी हैं, आए। वहीं बैठे बैठे मुर्तज़ा भुट्टो ने खुद मेंशन किया, उसने कहा यार ऐसे करते हैं कि खलीक तुम्हारा घर तो उधर है, मखदूम खलीक को कहा भाई तुम भी उधर ही रहते हो KDA में। तो उसके महफिल के बीच में एक और आदमी बैठा हुआ था, उन्होंने कहा मोहतरमा तो नाराज़ है मखदूम खलीक से, तो उसके घर तो कभी नहीं जाएंगी। तो मुर्ज़ा ने कहा कि मुझसे पूछा कि तुमसे तो मेरी बेनज़ीर साहिबा नाराज़ नहीं है। मैंने कहा नहीं जी मुझसे तो नाराज़ नहीं। मेरे लगा व्हाट अबाउट योर फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब था ऑब्वियसली आसिफ जरदारी। तो मैंने कहा जी आजकल हमारा तो है ही नहीं मिलना जुलना, नाराज़गी चल रही है या जो मर्ज़ी आप समझें। तो मुझे कहने लगा डू यू माइंड मैं यहाँ से तुम्हारे घर आ जाऊँ और वहाँ आ जाए, उनको मोहतरमा को मैं कह दूँ वहीं आ जाएं। मैंने कहा ऑब्वियसली आई मीन व्हाई वुड आई माइंड, नेक काम है यार बहुत। मैंने कहा बिस्मिल्लाह। तो प्रोग्राम उनका मोहतरमा का 1 दिन बाद था या 2 दिन बाद था। बहरहाल वो फिर प्रोग्राम जो था वो अब मैं ड्रॉप हो गया या सैबोटाज हो गया वो नहीं हुआ उस तरह। तो इस तरह कोशिशें तो लोगों की थी कि ये किसी तरह आपस में इनका हो, मगर वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। फिर एक ही मुलाकात है जो हमें याद है, अपना मुर्तज़ा गए थे मोहतरमा से मिलने प्राइम मिनिस्टर हाउस,
वो उसके बारे में उन्होंने खुद मुझे बताया था कि मैं गया था मिल, और तुम्हारे दोस्त से भी मुलाकात हुई थी। मुझे ये कहा दोस्त मेरा मतलब आपने, ये तो अक्सर मुर्जा मुझे कहता है तुम्हारा दोस्त, और आज तक दुनिया कहती है मुझे तुम्हारा दोस्त। वो दोस्त है वो एक्नॉलेज ही नहीं करता। मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल का इल्ज़ाम आसिफ जरदारी पे लगता है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? रबिश, बकवास। आप लोग खुद समझते हैं इस मुल्क में कौन करवा सकता है, क्या करवा सकता है। आसिफ वॉज नॉट केपेबल ऑफ किलिंग मुर्तज़ा भुट्टो। मैं नहीं, कम अज़ कम मैं नहीं मानता। आपको पता है पूरी फैमिली का हुआ ना। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आसिफ जरदारी ने मरवाया, बेचारे बच्चा होगा उस वक्त। फिर मोहतरमा का भी, शाहनवाज का भी मर्डर हुआ, सबकी अननेचुरल डेथ्स हुई हैं। आसिफ इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी डेथ इन द भुट्टो फैमिली। ये बात गलत है। ठीक है, तो दूसरा ये बताएं कि जब आप दोनों दोस्त क्लोज होते थे तो आप सियासी हवाले से बड़ी बड़ी शरारतें भी करते थे, जिसमें एक आपका वो है जो अकबर बुगटी की हुकूमत एक दफ़ा आप दोनों ने गिरवाई, वो क्या कहानी है? ये आपको किसने बताया? ज़ाहिर है हम भी पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं, ये आप डिनाई करें या बताएं। तारीख का हिस्सा है ये। हुआ ऐसे था कि उन दिनों में ज़फ़रुल्लाह जमाली वॉज गवर्नर बलूचिस्तान, तो इनसे मेरे दादा के ताल्लुकात थे। तो ज़फ़रुल्लाह जमाली, जिसको हम लोग प्यार में सब अदा जबल बोलते थे, मुझे आसिफ ने कहा कि उसको पता था मेरी दोस्ती है, सजेस्ट किया आसिफ ने कि यार मैं, तुम्हारी दोस्ती है ज़फ़रुल्लाह जमाली के साथ, तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा खैर है, चलते हैं, कोयटा चले जाते हैं, मिल लेते हैं। मैंने मजाक में कहा। कहने लगा नहीं यार वो तो ऐसे ओपनली मैं नहीं मिल सकता, तो वी हैव टू डिस्कस समथिंग प्राइवेट। तो मैंने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा यार मेरा कल परसों कराची का प्रोग्राम है। मैंने कहा इस तरह मुलाकात करनी है। तो एक्चुअल जो मेरा फ्रेंड है इनकी फैमिली, जमाली फैमिली में मेरा रियल जो दोस्त है वो इसरार जमाली, हाजी मुराद खान के फर्जंद है। तो मिलना चाहता हूँ मैं रिगार्डिंग बलूचिस्तान। तो मैंने कहा ठीक है। तो खैर ये ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब ने मेहरबानी की, ग्रेटफुल टू है। वो मेरे घर आए एज गवर्नर बलूचिस्तान। कराची में घर है? कराची में मेरा घर होता था, तो वहाँ आए ज़फ़रुल्लाह साहब। तो आसिफ भी मतलब ऑलमोस्ट 7 इनका आना हुआ। तो वहाँ पे फिर उन्होंने कहा कि जी आप बलूचिस्तान असेंबली तोड़े। तो वीर साहब ने कहा कि भाई मैं तो तोड़ देता हूँ, ठीक है, मैं ना तुम्हारी पार्टी का हूँ ना कुछ हूँ, मगर चलो यारी दोस्ती में तुम कहते हो। उनकी मेहरबानी, उन्होंने ऑनर दिया। मैं तो तोड़ देता हूँ, मगर गुलाम शाह खान उसको बहाल कर देगा और कोर्ट उसको फ़ौरन बहाल कर देगी, सुप्रीम कोर्ट। आसिफ ने कहा नहीं, विल हैंडल दैट। तय ये हुआ कि ज़फ़रुल्लाह जमाली जो है कोयटा जाके असेंबली तोड़ देंगे। ज़फ़रुल्लाह ने टू हिज वर्ड, टू हिज प्रॉमिस। आपने इसी तरह के एक जाम सादिक अली, उसे वज़ीर आला बनने से रोकने के लिए भी आपने बड़ी साजिशें की, पीर पगाड़ा के साथ मिलके दोनों दोस्तों ने। क्या वो उस जाम साहब बने थे केयर टेकर सीएम, गवर्नमेंट डिसमिस हुई। तो कहते हैं तुम्हें पता है ना, मैं लंदन से वाया करबला आ रहा हूँ, मैं वहाँ से होके आ रहा हूँ, वहाँ से दुआ लेके आ रहा हूँ, और मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। तो मुझे कहना लगा जाओ और अपने यार को कह दो कि मैं चीफ मिनिस्टर बन रहा हूँ। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि जब वो अपना सीएम बन गए, तो मैं अब क्या कहूँ, इन्हीं के प्रेसिडेंट आसिफ के ही, जो जिसको मैं ऐसे समझता था ना, ऐसे लोग हैं, ऐसे कारोबारी, नॉट पॉलिटिकल। तो वो मेरे घर पे आए रात को, आपको बाबा ने बुलाया कि जाम साहब ने आपको याद किया। 1 या 2 दिन बाद मैं उनको मिलने गया। ही वॉज वेरी काइंड। जाम हैदर अली के घर पे थे उस वक्त। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा कोई काम हो, कोई चीज़ हो, ये है वो है, और मेरा मैसेज दे देना आसिफ को भी, मोहतरमा को भी। आई विल नॉट क्रिएट ट्रबल फॉर दैट। चीफ मिनिस्टर का हल्फ उठा के सबसे पहले वो बिलावल हाउस गए, तुम बोलो ये वो। मकसद था कि मिल के चला जाए। हाँ, यू नो वाई। तो उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर आसिफ अरेस्ट हुआ नवाबशाह से। तो वो भी एक अजीब कहानी है कि अब पता उनको चल गया कि उनको बुलाया है। मेरे ख्याल से यही सेंटर में बुलाया गया था, एक काम बुलाया गया था। एनीवे, तो अचानक रात को उनको निकलने का प्रोग्राम बना। तो मैं तो नवाबशाह में ही था, मेरे वालिद थे उधर बैठे इनके घर पे। जब पता चला कि इस तरह हो रहा है, तो
वहीं से वो आगे कराची तो अरेस्ट हो चुके थे। ज़ाहिर है मोहतरमा परेशान थी, 2 छोटे छोटे बच्चे और हस्बैंड अरेस्ट हो जाए, तकलीफ़ थी उनको। तो मुझे पहले तो मोहतरमा ने बनाया ना उनका, क्योंकि आसिफ के वालिद एग्ज़ाइल में थे, लंदन में थे। बाकी तो आपको पता है ये चमचे और फसली बटेरे जो होते हैं वो तो सबसे पहले फ़्लाइट पकड़ते हैं ना। तो मोहतरमा जो भी बेहतर सोचा तो उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया और मुझे कहा कि ये जो नवाबशाह में इलेक्शन कैंपेन है तुम संभालो। आसिफ की, हाँ, आसिफ की जो होम कॉन्स्टिट्यूंसी है सीट, एक इलेक्शन कैंपेन तुम संभालो और बाकी जो फर्स्ट और सेकंड टियर था पार्टी की लीडरशिप का, कुछ जाम सादिक के खौफ में, कुछ इनसे नाराज़गी में सब तितर बितर हो चुके थे। सामने मुर्तज़ा जतोई खड़ा था अगेंस्ट, आसिफ जेल में था। मोहतरमा का इतना एतमाद था मुझ पे कि उन्होंने कहा ये तुम संभालो। वो बड़ा टफ वक्त था और उस पर भी ज़ाहिर है जतोइयों के साथ भी हमारे बड़ों के ताल्लुकात होते, आज भी मुर्तज़ा दोस्त है। और जाम सादिक अली भी, हमारा घर जो है मेन हवेली वो है और बिल्कुल बाउंड्री है और रेलवे स्टेशन आ जाता है। तो जाम साहब वहाँ पे इलेक्शन को मॉनिटर करने के लिए 2 या 3 दिन सलून था बुक किया हुआ ना रेलवे का, उसमें रह रहे थे। तो खैर इलेक्शन हो गई, जाहिर है जिन्होंने जीतना तो जीत के, जो हारना तो हार गए, फिर भी पीपल्स पार्टी के नंबर ज़्यादा थे। आसिफ जरदारी उस इलेक्शन में जीते या हारे? आसिफ वहाँ से हारा, नवाबशाह से, लियारी से जीता। अच्छा, ठीक है। मैंने फर्स्ट टाइम और उसके बाद जरदारी बने वो लियारी से, केयर टेकर थे ना वो। मुस्तफा जतोई जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे मरहूम, मुर्तज़ा जतोई उनका बेटा इस सीट से खड़ा हुआ। तो वो जीतना ही था, जाहिर है वो, बल्कि मैसेज कॉमन फ्रेंड्स बीच में कहते थे यार जितना जोर लगाना लगा लो, हमने 5000 6000 से जीतना ही जीतना, और एग्जैक्ट वही फिगर आया। खैर जाहिर है कोई था ही नहीं। इलेक्शन हो गई तो सिंगल बिगेस्ट पार्टी, फिर पीपल्स पार्टी आ गई। अगर सिंगल बिगेस्ट पार्टी का उस ज़माने में पाकिस्तान में वो कॉन्सेप्ट वही था जो करता धरता करेंगे वही होगा, तो ये तो तय था कि पीपल्स पार्टी को नहीं देने, इसलिए जाम साहब को लाया गया। खैर जाम साहब के नंबर्स कुछ कम थे, बहरहाल उन्होंने आगे पीर साहब से मिल के इधर उधर किया। इनको पता था कि जाम साहब अगर री इलेक्ट हो गया एज CM, MP तो बन गया वो, और एज वो दोबारा CM बन गया। वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन भी लड़ रहे थे, मेरा ख्याल पीर पकारूं। अच्छा, इलेक्शन भी लड़ रहे थे MP के, जब चीफ मिनिस्टर थे। हाँ, चीफ मिनिस्टर, सब चलता था जमहूरियत में ना। सब चलता है। नंबर जिनके ज़्यादा थे बन वो रहा था सबको डंडे से ना, उसको पकड़ो उसको पकड़ो, और जाहिर है कोई बिक रहे थे, कोई क्या, जैसे होता है, कोई कमज़ोर, जैसे आसिफ जरदारी बयान करता है ना, उसकी पसली कमज़ोर है, काफ़ियों की पसली कमज़ोर थी। ठीक है, मैं मोहतरमा का कंसर्न बताऊं अबाउट आसिफ जरदारी कि इतनी वो कंसर्न होती थी तो वो पंजाब के दौरे पे थी, कभी फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, पता नहीं किधर, बट रोज़ रात को तय था कि 11:30 और 12:30-1 के दरमियान मुझे फ़ोन करती, आसिफ जरदारी की कैंपेन की पूरी रिपोर्ट लेती मुझसे, आज कहाँ गए, कौन आया, आज किधर तुम लोग गए, तो पूरी, शी वाज so concerned and so particular about this इलेक्शन कैंपेन के पूछते बहुत मुझसे डेली, she would ask कहाँ गए, कौन सी बरादरी आई, किससे मिले, किसने हाँ की, किसने ना की। तो उसके बाद मोहतरमा ने मुझे बुलाया, मुझे आज तक याद है। तो वो कहने लगी कि मैं तुमसे 2-3 बातें करनी है, और फिर मैं जा रही हूँ खाने पे, अदी फरियाल के घर मेरा खाना है, मीर मुनव्वर के घर। तो उनके हुक्म करें, तो उन्होंने खुद किया काम मुझे, उनका मैंने 2-3 लोगों को कहा, मगर मुझे लगता है किसी ने हिम्मत नहीं पकड़ी, या किसी में 1-2 लोगों को मैंने ज़िम्मा लगाया, बट नोबडी कि लोगों ने, किसी ने हिम्मत नहीं पकड़ी, और somebody don't want to, या क्या। तो मेरा ख्याल 46 MNA से पीपल्स पार्टी के 44, मुझे याद नहीं। मोहतरमा ने कहा कि ये MPs हैं हमारे सिंध से, नॉट जाम सादिक अली, पीर साहब को मेरा मैसेज दे दो, सारे के सारे आपके वोट हैं,
आप जिसको मर्जी सीएम कर दें माइनस जाम सादिक, प्लस कोई 3-4 कंडीशंस उनकी पेपर पे लिख के दी। मैंने कहा जी ठीक, आप तुम आई बिलीव यू हैव एक्सेस टू योर फ्रेंड्स विद राजा सिंह। मैंने कहा जी बिल्कुल। खैर मैं वहाँ से बिलावल से निकला, उस वक्त राजा सिंह वहीं रहते थे, अभी भी पीर पगाड़ा साहब जो मौजूदा पीर पगाड़ो। ठीक है, उस वक्त पीर पगारो नहीं थे, बड़े नहीं थे, ये बेटे थे। तो मैं उनके पास गया, राजा साईं के पास। मैंने कहा साईं ये देखो चीफ मिनिस्ट्री मिलती है, अब बताओ क्या करना है। कहते आर यू श्योर? मैंने कहा बोले तो मैं अभी बात करा देता हूँ आपकी मोहतरमा। कहने लगा नहीं तुम यू ट्रस्ट मी, आई ट्रस्ट यू फुली। मेरा मुझसे प्यार भी करते हैं वो और बहुत मेरा ख्याल करते हैं, वेरी नाइस रॉयल आदमी माशाल्लाह। तो अभी हम बातें करके मैं उनके ड्राइंग रूम से निकल रहा था तो जाम आशिक नाम है, जाम सादिक के छोटा बेटा मरूम, वो ड्राइंग रूम में घुस रहा था। और सीएम का बेटा है, सियासी ख़ानदान है, वो समझ गया कि मेरी लॉयल्टी कहाँ है और मैं इधर क्या अंडे लेने आया हूँ या बेचने आया हूँ या वॉट एवर। मैं अभी घर नहीं पहुँचा, मैंने घर खैर खैरियत का फ़ोन किया, उन्होंने कहा इधर मत आना, इधर 6 मोबाइलें खड़ी है बाहर। क्या आपकी गिरफ्तारी का ऑर्डर विद इन लाइक 15-20 मिनट्स। उस वक्त जाम साहब ने कहा कि नो वे, ही हैज़ मेरे कहा ही हैज़ क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स। फिर उन्होंने ठीक ठाक डोज दिया, जिसमें मेरी फिर हेल्प की मरूम पीर साहब पगारों ने। पर्सनली फ़ोन किया उन्होंने मेरे लिए जाम सादिक को ले ऑफ, ही इज़ लाइक अ फैमिली टू अस, ठीक है, पर्सनली। और फिर दूसरा मेरी हेल्प की, खुदा उसके भी दर्जात बुलंद करे, जनरल आसिफ नवाज जंजवाला कोर कमांडर थे कराची के, उन्होंने मेरी हेल्प की। दुनिया में नहीं उसका भी एहसान मानो। हेल्प क्या मतलब, जाम साहब को मैसेज किया भाई ले ऑफ, छोड़ो, हमारा दोस्त है या वॉट एवर। तो ये चीज़ मोहतरमा को आखिर वेल इन्फॉर्म लेडी, आसिफ भी जेल में, आसिफ की एक क्वालिटी आपको माननी पड़ेगी, ही इज़ अ वेरी 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 वेल इन्फॉर्म पर्सन, बहुत ज़्यादा। वो कहते हैं ना वेरी क्लोज टू हिज फ्रेंड्स एंड इवन क्लोजर टू द एनिमीज वाली बात है उसकी। तो वो फिर जाहिर है उन्होंने वो फिर पीर साहब ने मजाक में, बड़े पीर साहब ने जाम साहब को कि तू हमें क्या मिनिस्ट्रियाँ दे रहा है, हमें तो चीफ मिनिस्ट्री मिल रही है। यू नो, ठीक है, जाम साहब उनको मिनिस्ट्रीज दे रहा था ना, राजा साईं को इरिगेशन मिनिस्टर और लोगों को जो भी इनका था। वो एकदम से मामला पलट गया ना, वो वोट अगर पीर साहब की तरफ चले गए सारे तो वो जाहिर है हुकूमत ही तो इसका मतलब जाहिर है जाम सादिक ने ही चीफ मिनिस्टर होना था। खैर उसके बाद आई हैड अ वेरी हार्ड टाइम, बहुत हार्ड टाइम मेरे पे। बस आप ये अंदाज़ा लगा लें कि मेरी सबसे छोटी बेटी जो पैदा हुई आया खान हॉस्पिटल में, तो उसको भी मैं 3 दिन शक्ल नहीं देख पाया, उधर भी पुलिस खड़ी थी। अच्छा। बहरहाल क्या कहते हैं, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो आप ये बताएं कि आपका जो दोस्त है आसिफ जरदारी साहब, तो उनकी और नवाज शरीफ का क्या कंपैरिजन है? यार ना चाहते हुए भी सच तो कहना चाहिए ना, कहे ना, सच क्यों ना कहे? हाँ, ना चाहते हुए भी मेरे ख्याल से तो कोई कंपैरिजन नहीं है। थोड़ा सी वजाहत करें। आसिफ इज वे हेड। एक चीज़ होती है शाह साहब, उसको कहते हैं पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, वो आसिफ में इतनी ज़्यादा है कि दीज गाइज आर जस्ट नो मैच फॉर हिम, नहीं है। अब कंपैरिजन छोटा सा ही देख लेना, माजी में क्या जाते हैं, आज की बात करते हैं ना, आज वो नवाज शरीफ वाले जो हैं अपनी पार्टी में, वो एक करप्शन केस के बरी होने का जश्न मनाया जा रहा है ना उनकी पार्टी। उसी आज ही के दिन आसिफ जरदारी ने जो रेफरेंस फाइल किया था 2011 में, ही इज ट्राइंग टू अनडू द अनजस्टिस डन टू शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो। वो हिस्ट्री को करेक्ट कर रहे हैं, ये अपने माल को करेक्ट कर रहे हैं, ये फर्क। इसके अलावा क्या है? ये तो एक बात है। मैं आपको और थोड़ा पीछे चलते हैं, 2008 में चलते हैं। आपको याद है मोहतरमा की शहादत हुई तो सिन वॉज बर्निंग, बहुत लोगों के ना चाहते हुए भी उसने कहा नहीं भाई पाकिस्तान खपे, आज तक नारा पीपल्स पार्टी का बन गया। उसके बाद आसिफ जरदारी आता है
पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स पे। उसके बाद आप देखें उसकी अचीवमेंट्स देखें, अनअपोज्ड प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तारीख गिलानी। में कभी नहीं हुआ, गिलानी बना अनअपोज्ड, आजकल पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। ठीक है, चारों सीएम अनअपोज्ड बने, ठीक है, पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। स्पीकर नेशनल असेंबली डॉक्टर साहिबा बनी, अनअपोज्ड, पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली अनअपोज्ड, चेयरमैन सेनेट अनअपोज्ड, डिप्टी चेयरमैन सेनेट अनअपोज्ड। वो भाई ये कभी हुआ है? उसके बाद इसको कहते हैं ना, टू पुट ऑल द हाउस इन ऑर्डर। किस खूबसूरती से उसने मुशर्रफ को बाहर निकाला, किस तरह से उसको निकाला। ऑब्वियसली ये मानना पड़ेगा, ठीक है। मोहतरमा ने उसकी वर्दी उतर पाई, इसने उसको प्रेसिडेंट हाउस से निकाला, वो बगैर किसी कूह के, बगैर खून खराबे के, बगैर किसी खामोशी से, समझे, और ऑपोजिशन को साथ लेके। और अगर आपको याद हो तो मेरा ख्याल यही इसाक डार था जो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहा पहले टेन्योर में पीपल्स पार्टी के। उसके बाद मेरे ख्याल साल 1.5 साल बाद वो लोग छोड़ गए, अलग हो गए, क्योंकि वो फील कर रहे थे कि भाई हम इस तरह चलते रहे तो पीपल्स पार्टी तो छा जाएगी। तो दैट्स व्हाई दे पार्टेड वेज। और फिर फर्स्ट एवर सिविलियन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जिसने अपना टेन्योर मुकम्मल किया हिस्ट्री में, 18th अमेंडमेंट लेके आया। मतलब यार ये हम लोग तो अभी क्योंकि हम लोग तो इन चीज़ों में विटनेस है ना, इसलिए कोई चीज़ हमें छोटी भी लगती है, कोई और भी लगती है, वो लेटर ऑन डाउन द लाइन 20-23 ईयर्स लोग रियलाइज करेंगे कि यार ये कितना अच्छे। और दूसरी मैं एक शाह साहब आपको अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की हिस्ट्री उठा लें, जितनी लेजिस्लेशन पीपल्स पार्टी करती है ना, कोई और पार्टी नहीं करते। जितनी बड़ी बड़ी लेजिस्लेशन हुई हैं सब पीपल्स पार्टी करती है। तो पीपल्स पार्टी का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? बिलावल, आपको डाउट है? किस तरह बिलावल? फ्यूचर, आप ये इलेक्शन नहीं तो अगली इलेक्शन इंशाल्लाह, हमारी ख्वाहिश है, दुआ है, और हम चाहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर बने, पाकिस्तान लीड करे। यंग लोग हैं यार, दे मस्ट लीड। ये हमारा वक्त नहीं है। मतलब मैं तो खैर पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में कभी भी नहीं रहा, मगर मेरे यार दोस्त तो बहुत हैं, मैं उनके साथ भी मजाक कर रहा हूँ, छोड़ो यार, अभी टांगे कांप रही हैं, पार्लियामेंट में जा रहे हो, छोड़ो, यंगस्टर को छोड़ो, अपने बेटों को दो, दामादों को दो, भतीजों को, भांजों को, उनको लेके आओ, गिव देम अ चांस। बिलावल को किस तरह का वज़ीर आज़म देख रहे हैं? अगर बिलावल वज़ीर आज़म बनता है तो बहुत सारे जो बिलावल के मुखालफीन हैं वो ये कहते हैं कि बिलावल की अभी एज ही नहीं है, बच्चा है। मोहतरमा कितने साल की थी जब वो प्राइम मिनिस्टर बने? भी इसी एज की थी, 30 व्हेन शी बिकेम प्राइम मिनिस्टर। आई थिंक शी वाज प्रॉब्ली 33, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो कहाँ से बचा है यार, मुझे तो नहीं समझ में आती। उसको इतनी अच्छी ग्रूमिंग की है प्रेसिडेंट आसिफ ने, अपनी औलाद की ग्रूमिंग बहुत अच्छी की है। मैंने तो मिला नहीं हूँ, बच्चे हैं, छोटे छोटे थे तो देखा था, मगर मैंने जो लोगों से सुना है कि बड़ों का अदब बहुत करते हैं, अपने से बड़ों का अदब। तो ग्रूमिंग तो मोहतरमा ने की, बच्चों की जब तक वो जिंदा थी। उसके बाद तो जो एडल्टहुड में आए, बड़े हुए बच्चे, बालिग हुए, तो आसिफ की तरबियत है ना सारे। तो जब उसको ग्रूम कर लिया है, वो तैयार हो गया है, वो क्राउड पुलर है यार, नौजवान उसको सुनते हैं, बूढ़े भी सुनते हैं। तो भाई जब इतना वो उसको कर दिया है, तो अब उसको छोड़ो ना, वो बने। यूथ एंड एक्सपीरियंस ब्लेंड टुगेदर, ये मैं मानता हूँ। और दूसरी बात ये ना कि उम्र तो कोई क्राइटेरिया नहीं होता ना, कि इतना अभी उम्र छोटा है। भाई इंटेलिजेंस इज द क्राइटेरिया ना, इंटेलिजेंस का। जब आसिफ और मोहतरमा मिलकर चलाते थे पाकिस्तान, इनकी क्या उम्रें थी? यही उम्र थी ना जो आज बिलावल की है। तो मैं तो इस फेवर में हूँ, लेट हिम बी, आने दे, चलने दे, देख लेंगे क्या होता है। और जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड है एज फॉरेन मिनिस्टर, जो 15-16 महीने का, अपनी अपनी सोच है हर एक की। मैं तो समझता हूँ कि इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, अगर उसको भी शामिल कर लें उससे भी बेहतर है। जो 2-4 हमारे दोस्त हैं जो फॉरेन ऑफिस में काम करते हैं, जिनसे कभी मुलाकात हो जाती है इस्लामाबाद में, खाने की दावत में, आगे पीछे, स्पीक वेरी हाईली ऑफ हिम। अच्छा, दूसरा शाह जी, आपका अपना पॉलिटिकल कोई है फ्यूचर में प्लान या कोई सिलसिला? बूढ़े हो गए यार, बूढ़े हो गए, अभी वक्त नहीं है। ख्वाहिश है, मेरी सबसे छोटी बेटी हैं, उनके लिए, शी इज़ माशाल्लाह मोस्ट एजुकेटेड गर्ल इन सिंध, शी इज़ अ हार्वर्ड ग्रेजुएट, माशाल्लाह हार्वर्ड की ग्रेजुएट है। और इत्तेफाक देखें, उसी कैनेडी स्कूल में जिसमें मोहतरमा गई, मेरी बेटी ने वो अटेंड किया। अच्छा, माशाल्लाह। जी 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 जी, वहीं पे हार्वर्ड में ना।
और उसके अलावा वो माशाल्लाह शी इज़ अ मेंबर उसकी है USIP की, यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की भी है, फुल ब्राइट स्कॉलर भी है, एंड उसने अपना इसमें मास्टर्स किया है हार्वर्ड से, क्या बोलते हैं इंटरनेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, अगर खुदा मौका दे, मौला मेहरबानी करें, उसमें बहुत स्पार्क है। तो आप दोनों दोस्तों को किसी ने मिलाने की कोशिश नहीं की? आपको पता है कि मिलाने वाले कम और लड़ाने वाले जहाँ बहुत ज़्यादा हों, तो वहाँ जाहिर है जो अच्छे दोस्त हैं, मैंने आपसे अर्ज़ की, जो ख़ानदानी लोग हैं, जिनके बैकग्राउंड है, स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने देखें हर आदमी अपनी अपनी लिमिटेशंस और इज़्ज़त में चलता है ना, कि डेफिनेटली मैं अपने दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, काफ़ी लोगों ने। तो अब आपका इख्तलाफ क्या रह गया? अब तो आपको इकट्ठे हो रहे हैं, आप भी एज के उस हिस्से में जो बोनस जिंदगी चल रही है, उनकी भी बोनस जिंदगी है। इतना फ़र्क आ गया हैसियत में, पोजीशन में, वो इधर है, हम मौलाई इधर है, बस खत्म बात है। तो आपका दिल नहीं करता कि आप पहले इतने क्लोज होते थे, अब इतने दूर हो गए कि आप? कभी पता चलता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, मैंने 2-3 दफ़ा फ़ोन किया, उनके सेक्रेटरी होते हैं या सेक्रेटरी हैं या क्या हैं, मुझे पता नहीं उनकी डेजिग्नेशन का, जलाल साहब, तो मैंने एक दफ़ा ये लंदन में थे, पता चला कि उनके हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, या बीच में मैंने फ़ोन करके कुर्सी का मैसेज ज़रूर छोड़ा है हमेशा, जब भी पता चला इसकी तबीयत ठीक नहीं है। और जहाँ तक मेल मुलाकात का ताल्लुक़ है भाई, ये कोई उस तरह ओपन हाउस में तो नहीं बैठा ना जैसे पहले होता था, हम गए और मिल लिया दोपहर को भी, शाम को भी, रात को भी, वो तो उसका स्टेटस नहीं, उसका स्टेटस और है अभी। अब तो वो उस पोजीशन में है ना, अगर वो किसी से मिलना चाहे तो मिलेगा, नहीं तो आम आदमी तो उससे नहीं मिल सकता। शाह जी, मुखालफत में आपने आसिफ जरदारी को कैसा पाया? काफ़ी बेरहम क्या बात? ज़ाती तजर्बे के हिसाब से काफ़ी, मैं इतना तवक्को नहीं रखता था, मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर लाइक शॉकिंग फॉर मी, कोई इतना करीब हो के भी कोई बग़ैर आपकी बात सुने, बग़ैर तहकीक करे, बग़ैर आप जब इतने मनसब पे हैं, तो या तो मेरा एग्जांपल सेट करना था, स्केपगोट बनाना था मुझे, कि जो भी करेगा सर ये करूँगा जो उसके साथ हुआ, या तो ये हो सकता है। मेरा तो तजर्बा ये है कि ही वाज रूथलेस। वो पिछली खिदमात वो नहीं देखते, अगर याद होती तो इस तरह ना करते। मोहतरमा आसिफ जरदारी और आपकी नाराज़गी के बावजूद आपकी घर भी तशरीफ़ लाई, आपके वालिद का फातह भी कहा, इसको कैसे देखते हैं? जी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मेरे वालिद की डेथ हुई थी 3 जनवरी, 4 रमज़ान था, तो 4 तारीख को उनको दफनाया। तो जब दफना के मैं घर आया तो मुझे मेरे स्टाफ ने, नौकरों में से किसी ने एक ने बताया जी लाड़काना से मोहतरमा का फ़ोन आया। तो आई वॉज सरप्राइज्ड। खैर उससे पहले मेरी मुलाकातें तो इनसे हो चुकी थी, मतलब है कि मोहतरमा से मेरी एयरपोर्ट पे इधर उधर हमारी अलग, और वो मुझसे पर्सनली तौर पे मेरी वाइफ का कंडोल कर चुकी थी। और इस बात पे एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा उन्होंने मुझे बावर कराया कि हमारी हुकूमत के दौर में तुम फैमिली फ्रेंड हो, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, गलत हुआ। दैट वाज इनफ। मगर जब मेरे वालिद, उनका फ़ोन आया मोहतरमा का, तो मैंने कहा मेहरबानी, अब मैं कॉल बैक तो नहीं कर सकता था, मैं तो अफसोस में था। तो घंटे बाद उनका फिर फ़ोन आया मोहतरमा का, मेरी बात हुई, उन्होंने कंडोल किया और बताया, और उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन का गैप है, क्योंकि 5 जनवरी को भुट्टो साहब की बर्थडे होती, तो उन्होंने कहा कि 6 या 7 को ऐसा था प्रोग्राम। उनका मैं नवाबशाह आ रही हूँ, और हमने वहाँ पे आसिफ जरदारी के लिए स्टेडियम में रिहाई के लिए मुश्तरका दुआ या सिलसिला किया, इज्तिमाई दुआ, तो मैं आपके पास आऊँगे। उनका फ़ोन ही बहुत था, सच पूछें तो, जिस तरह उन्होंने शफ़क़त के साथ बात की और एवरीथिंग, आई वाज वेरी प्लीज्ड। मैंने घर में बताया वालदा को, सबको, मैंने इस तरह मोहतरमा ने फ़ोन किया और अफसोस किया, यू आर ऑल वेरी प्लीज्ड विद हर। तो दूसरे दिन मुझे पता चला कि वो आई हुई है ना,
जरदारी हाउस, तो वहाँ पे वो दुआ है कोई स्टेडियम में, वो करके वे वापस गई जरदारी हाउस। तो उनके वहाँ का स्टाफ मेरे पास आया जरदारी हाउस का, जो मोहतरमा बस पहुँचने लगी, हम एडवांस पार्टी जैसे बड़े लीडरों को होता, तो माशाल्लाह मोहतरमा आ गए और सब जाहिर है वो आए, और भी लोग थे। तो आके और मतलब क्या मैं बयान करूँ उस खातून की, मौला के दर्जात बुलंद करे उनके। तो वो आके और बिल्कुल ऐसे ज़मीन पे मेरे साथ, जैसे मैं बैठा था, हम लोग सिंधी में तड़ा बोलते हैं, कालीन पे और वो लगे होते, तो वो टेंट लगा हुआ था उस वक्त, मेरा घर अंडर कंस्ट्रक्शन था उस वक्त। तो वो ऐसी आके बैठी सिंपल तरीके से, वेरी सिंपली बैठी, थोड़ी देर बैठी, गपशप लगाए। और ये बड़ा हिस्टोरिकल है, तो कहने लगी कि मेरी वालदा के लिए मैंने उनसे मिलना है। मैं कही चले, ये जो है आसिफ की बहन छोटी अदी फरियाल, ये भी साथ थी मोहतरमा के। मुझे कहने लगी आपकी वालदा से मिलना है, मैंने उनके साथ कंडोल करना है। मैंने चलें, तो हम वो थोड़ा सा पीछे मेन हवेली, तो खैर हम वहाँ गए थोड़ा सा वॉक करके, तो आई वाज शॉक्ड। मतलब उन्होंने जूते उतारे अपने मोहतरमा ने ना, तो नंगे पाँव, मतलब बहुत बड़ी, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। जो प्राइम मिनिस्टर की बेटी, सर शाहनवाज की पोती, वो भी प्राइम मिनिस्टर। बहरहाल वो गई, फैमिली लेडीज़ पोर्शन था उसमें, सबसे मिली। और जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो मेरी सबसे छोटी बेटी, जो माशाल्लाह जिसने हार्वर्ड से ग्रेजुएट किया, तो कोइंसिडेंस कह लें कि उसको मुसलसल गोद में बिठाए रखा। और मोहतरमा की विज़िट होती है ज़्यादा से ज़्यादा कहीं पे फातिहा पे 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। शी सेड गुड 3.5 आवर्स, 3-3.5 घंटे वो बैठी रही, और काफ़ी मेरी बेटी को गोद से उतारा ही नहीं, यू नो। तो खैर हमारे दिल से ढेर सारी दुआएं निकली हैं, बहुत ज़्यादा। तो सारा शहर हैरान था, इतनी मुखालफत। उस वक्त आसिफ जरदारी जेल में थे, उनकी घरवाली भी आई और उनकी सिस्टर भी आई। तो बस बात खत्म हो जी, हाँ जाहिर है, मतलब एक क्या रह जाता। हम अगर गिला अपने दोस्त से है, आसिफ जरदारी से, मैं उनकी वालदा पे भी गया था, मैं उनकी मिसेस, तो हमारी वो तो खैर कौमी विरसा ही है मोहतरमा, यू नो। मैं उनके शहादत पे भी आसिफ से कंडोल किया पर्सनली। मैंने चाचा हाकिम अली ख़ान के भी अब कंडोलेंस की। आसिफ जरदारी ने मेरे से कोई कंडोलेंस नहीं की आज तक, वालिद साहब की ना वालिद लेकिन की, वो तो शादी ना उस मेरी वक्त- घर वाली की। वो उस वक्त जेल में रहे हैं, इतनी लंबी जेल, उसके बाद फिर उन्हें बाहर जाना पड़ा, फिर बीवी वाला इंसिडेंट हो गया। ये कोई बहाना नहीं है, ये कोई रीज़न नहीं है। अभी वो आते रहते हैं नवाब शाह, विज़िट करते रहते हैं, प्रेसिडेंट रहे, ये वो सारा कुछ। यार आप जब इक़्तिदार में हैं, तो आप कोई अगर छोटा है आपसे, नाराज़ है, आपको देर कितनी लगती है उसको मनाने में? इक़्तिदार में है अगर आप, एक फ़ोन ही तो करना होता है ना, भाई मैं आ रहा हूँ या तुम आते हो, बताओ क्या है। जैसे बचपन में होता था। आप यकीन करें कोई ऐसा ट्रिप नहीं था नवाब शाह का बाय रोड, इवन एज प्राइम मिनिस्टर, जो फर्स्ट टाइम मोहतरमा प्राइम मिनिस्टर थे, या उससे पहले 70s में जब इसके वालिद वो होते थे MN, हम इकट्ठे नवाब शाह जाते थे, इकट्ठे आते थे। तो अभी तो माशाल्लाह उसके पास जहाज़ है तो जहाज़ों में आता जाता है, तो उसको उस वक्त तो क्या कहूँ, मुझे तो वो दिन याद है, हम बाय रोड आता, बाय रोड जाना, सब कुछ याद है। तो किसी के साथ किसी का दिल, आपने दिल आज़ारी की, किसी का दिल दुखाया है, किसी को तकलीफ़ दी, किसी के ख़ानदान को आपकी वजह से तकलीफ़ हुई है, तो आप दुनिया का ज़िंदगी का क्या पता है। शाह जी आज है नहीं है, सदा बादशाही तो मेरे मौला की है ना, हमारी क्या है, क्या औकात है। मेरा ये अपना ज़ाती असूल है कि कोई नाराज़ हो तो उसको मना लेना चाहिए, कोई भी हो। मेरे दिल में कुछ नहीं, मेरे दिल में कुछ नहीं था, तो मैं उनके पास गया, और मैं हमेशा, मुझे जब भी पता चलता है कि उनकी तबीयत नासाज है, कुछ है, मैं उनको ज़रूर मैसेज छोड़ता हूँ, फ़ोन करता हूँ। अब उनको मैसेज अगले देते हैं या नहीं देते, आई डोंट नो। शाह जी माशाल्लाह बहुत
अच्छी गुफ्तगू आपके साथ रही। आपने माशाल्लाह 40 साल का हमें ओवरव्यू दिया, बैकग्राउंड जो पस मंज़र में चीज़ें चलती रही हैं, और ये भी बड़ी बात है कि आपने पहली दफ़ा हमें इंटरव्यू दिया। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ये इस बात के साथ दोस्त खुश खुरम आपस में बहुत अच्छे लगते हैं, नाराज़ दोस्त कभी अच्छे नहीं लगते। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी।